जड़ी बूटियों की ताजगी ने जियांग शुआन को एक नई ऊर्जा दी। उसने महसूस किया कि उसकी बहन चीशाओ उसके साथ है और यह उसे और भी मजबूत बना रहा था। उसने जड़ी बूटियों को अपने सीने पर रखा और एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे जंगल की हर एक सांस उसके साथ थी। चीशाओ ने उसके पास बैठकर उसके हाथ को पकड़ा और कहा, शुआन, हमें एक साथ रहना होगा। हम इस जंगल में अकेले नहीं हैं। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो जियांग शुआन को और भी साहस दे रही थी। उसने अपनी बहन के हाथ को मजबूती से पकड़ा और कहा, हाँ, हम एक साथ हैं। उस पल में जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई आशा महसूस की। यह जंगल, जो पहले उसे डराता था, अब उसे एक नई चुनौती की तरह लग रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि यह स्थान केवल एक खतरनाक जगह नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। एक भयानक लड़ाई के बीच जब जुआन दुश्मन के हाथों से घायल हो गया, उसकी पीठ पर एक तेज चाकू चुभा। चीशाओ, जो उसकी साथी थी, ने उसे अपनी बाहों में उठाया और भागने लगी। जुआन की आंखों में दर्द और भय की चमक थी, लेकिन चीशाओ की दृढ़ता ने उसे थोड़ी राहत दी। जैसे जैसे वे भागते गए, जुआन की स्थिति बिगड़ने लगी। अचानक जुआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसें धीमी हो गईं। उसकी जान चली गई, लेकिन उसी क्षण जियांग जुआन ने एक नई दुनिया में प्रवेश किया। यह एक अद्भुत अनुभव था, लेकिन उसके लिए यह जीवन और मृत्यु का मामला था। जियांग जुआन ने महसूस किया कि उसकी नई शक्ति ने उसे अस्थायी रूप से बचा लिया है, लेकिन अगर खून बहना नहीं रुका तो वह भी मर जाएगा। उसकी स्थिति बेहद गंभीर थी और अब सबसे महत्वपूर्ण था कि वह अपनी जान बचाए। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, रसल रसल रसल। जियांग जुआन ने सिर घुमाया, उसका चेहरा भय से कठोर हो गया। उसने देखा कि एक विशाल सेंटीपीड उसके पास आ रहा है, जिसका आकार आधे मीटर से अधिक था। उसकी आंखों में आतंक था, क्योंकि सेंटीपीड का रंग लाल था और उसकी आंखें ठंडी थीं। उसके पैरों की तेजी ने जियांग जुआन को सिहरन दी। क्या वह सच में इस नए जीवन में ही मर जाएगा? सेंटीपीड उसके करीब आ रहा था और उसके जहर से भरे जबड़ों ने उसे और भी डराया। नहीं नहीं, जियांग जुआन ने कमजोर आवाज में कहा। ची शाओ ने जड़ी बूटियों को अपने मुंह में डालकर चबाना शुरू किया। उसकी आंखों में गंभीरता थी, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण काम में लगी हो। उसने जड़ी बूटियों को अच्छी तरह चबाया और फिर जियांग जुआन की ओर बढ़ी। उसने उसके जानवर की खाल की पोशाक को खोला और अपने चबाए हुए जड़ी बूटियों को उसके घाव पर लगाया। जैसे ही जड़ी बूटियां उसके घाव पर लगीं, जियांग जुआन ने एक ठंडी सेंसेशन महसूस की। खून बहना धीरे धीरे कम होने लगा। यह एक अद्भुत अनुभव था, जैसे जड़ी बूटियां उसकी पीड़ा को चुराने लगी हों। जियांग जुआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी जान फिर से लौट आई हो। ची शाओ की मेहनत और उसके द्वारा दी गई जड़ी बूटियों ने उसे एक नई उम्मीद दी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और ची शाओ की ओर देखा। तुमने मुझे बचा लिया, उसने कहा। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी। जियांग जुआन ने महसूस किया कि जड़ी बूटियों का असर धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रहा था। वह अपनी आंखों में चमक महसूस कर रहा था, जैसे जीवन की नई किरण उसके भीतर प्रवेश कर रही हो। चीशाओ की मेहनत ने उसे फिर से जीने की उम्मीद दी थी। उसने धीरे धीरे अपनी स्थिति को संभाला और अपने घाव पर ध्यान दिया। जड़ी बूटियों की ठंडक ने उसे सुकून दिया और उसने महसूस किया कि उसकी जान अब खतरे में नहीं थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, मैनस क्या? वह फिर से लड़ाई में लौट पाएगा? क्या वह अपनी खोई हुई ताकत को फिर से प्राप्त कर सकेगा? उसने चीशाओ की ओर देखा, जो अभी भी उसकी देखभाल कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक अद्भुत साहस भी। जियांग जुआन ने अपने मन में ठान लिया कि वह फिर से उठेगा और अपनी ताकत को वापस पाएगा। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने अपने आप से कहा। जियांग जुआन ने अपनी आंखों में दृढ़ता भरते हुए चीशाओ की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी, जैसे वह फिर से जीने के लिए तैयार हो रहा हो। उसने महसूस किया कि इस कठिनाई ने उसे और मजबूत बना दिया है। जड़ी बूटियों का असर अब उसके शरीर में पूरी तरह से फैल चुका था और वह धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। चीशाओ ने उसे सहारा दिया। उसकी आंखों में विश्वास था। तुम कर सकते हो, जियांग जुआन, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। जियांग जुआन ने अपने पैरों को जमीन पर रखा और धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसकी आंखों में साहस और आत्मविश्वास की चमक थी। उसने अपने चारों ओर देखा और उस अंधेरे जंगल में एक नई ऊर्जा महसूस की। यह एक नई शुरुआत थी और वह जानता था कि उसे अपने भविष्य के लिए लड़ना होगा। मैं फिर से उठूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। चीशाओ ने सूखी लकड़ी के ढेर में से एक कठोर लकड़ी का टुकड़ा और एक नरम लकड़ी का टुकड़ा निकाला, जिसमें एक खांचे था। उसने पत्थर की चाकू से लकड़ी के एक सिरे को तेज किया और उसे खांचे में रखकर तेजी से रगड़ने लगी। जियांग शुआन, जिसने अपने पिछले जीवन में कई सर्वाइवल प्रोग्राम देखे थे, जानता था कि यह आग पैदा करने की विधि है, जिसे आग खुरचनी कहा जाता है। चीशाओ ने जियांग शुआन को समझाते हुए कहा, जब मैं शिकार टीम के साथ जाती थी, अगर हम रात तक वापस नहीं लौट पाते थे तो हम यहाँ रुकते थे। यहाँ कई ऐसी जगहें हैं। खुरच खुरच खुरच। चीशाओ के रगड़ने के दौरान लकड़ी के खांचे में कई बारीक लकड़ी के चिट्ठे बन गए और लकड़ी के सिरे पर कालापन आ गया। धुएं की एक लकीर उठने लगी। चीशाओ ने लकड़ी को एक तरफ रख दिया और अपने हाथों में लकड़ी के टुकड़े को पकड़ा और उसमें हल्की सांसें छोड़ने लगी। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जैसे वह न केवल आग बल्कि अपने और जियांग शुआन के जीवन को भी प्रज्वलित कर रही हो।
गुफा के चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे गर्म होने लगा और जियांग शुआन ने महसूस किया कि चीशाओ की मेहनत रंग ला रही है। उसकी सांसों की गति तेज हो गई और वह ध्यानपूर्वक देख रहा था कि क्या वह आग जलाने में सफल होगी। चीशाओ ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और अचानक लकड़ी में से एक छोटी सी चिंगारी निकली। जियांग शुआन की आंखें चमक उठीं, जैसे उसने एक अद्भुत चमत्कार देखा हो। एक चिंगारी ने जल्दी से बारीक लकड़ी के चूरों को प्रज्वलित कर दिया, जिससे एक छोटी सी आग लग गई। चीशाओ ने सूखे काई का एक मुट्ठी भर लिया, उसे एक बड़े गोले में गूंथा, फिर पत्थर की चाकू का उपयोग करके चिंगारी को सूखे काई में स्थानांतरित किया और धीरे धीरे फूकने लगी। काई से घना धुआं निकलने लगा और अचानक आग लग गई। उसने गुफा को रोशन कर दिया। चीशाओ गुफा के बाहर गई, एक ताजा टहनी खोजी और पत्थर की चाकू से उसकी शाखाएं और छाल को छील दिया। वापस अंदर आकर उसने जानवर की खाल के थैले से आधा मीटर लंबा सेंटीपीड निकाला, उसे पूरी तरह से टहनी पर चाकू से छेद किया और आग के पास भूनने के लिए रख दिया। सेंटीपीड जीवित रहने पर विषैला था, लेकिन भूनने के बाद यह गैर विषैला और खाने योग्य हो गया। सेंटीपीड की खोल पॉप 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 की आवाज के साथ चटकने लगी और तीव्र गर्मी के नीचे इसका मांस जल्द ही एक स्वादिष्ट सुगंध छोड़ने लगा। जब विशाल सेंटीपीड पूरी तरह से भुन गया, चीशाओ ने खोल को उतारा, सेंटीपीड के मांस के टुकड़े तोड़े और उन्हें जियांग शुआन के मुंह के पास रखा। खाओ, जितना अधिक खाओगे तुम्हारी चोट उतनी ही जल्दी ठीक होगी। व्यस्त रहते हुए उन्होंने ज्यादा सोचने का समय नहीं निकाला। अब जब वे निष्क्रिय थे तो भावनाएं एक साथ उमड़ने लगी। आग की लपटों को घूरते हुए चीशाओ ने धीरे से कहा, जनजाति चली गई है, अब हम क्या करेंगे? उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी, जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा जल रहा हो। जियांग शुआन ने बोलने की कोशिश की, अगर अगर ऐसा आता है तो हम एक जनजाति फिर से बनाएंगे। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही एक अनिश्चितता भी। चीशाओ ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। इस खतरनाक प्राचीन जंगल में केवल दो लोगों के साथ एक जनजाति स्थापित करना आसान नहीं होगा। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। चिशाओ और जियांग शुआन के बीच की चुप्पी में गुफा की दीवारों पर आग की लपटों के प्रतिबिंब ने एक अजीब सा नजारा पेश किया। चिशाओ ने अपने मन में विचारों का जाल बुनते हुए अपने भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना किया। क्या वे वास्तव में फिर से एक जनजाति बना सकेंगे? क्या वे इस खतरनाक जंगल में जीवित रह सकेंगे? उसकी आंखों में चिंता की लहरें थीं, जो आग की लपटों के साथ लहराती थी। जियांग शुआन ने उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, हमारे पास एक दूसरे का साथ है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी आवाज में एक आश्वासन था जो चिशाओ के दिल को हल्का कर देता है। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में एक नई उम्मीद का संचार हुआ। गुफा में बैठकर चीशाओ ने जियांग शुआन के लिए एक नई योजना बनाने का सोचा। उसने अपने आसपास की वस्तुओं को देखा और अपने मन में एक तस्वीर बनाई कि कैसे वे एक नई जनजाति की नींव रख सकते हैं। उसने महसूस किया कि केवल एकजुटता और साहस से ही वे इस कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आग की गर्मी ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी और उन्होंने अपने भविष्य के लिए एक नई शुरुआत करने का संकल्प लिया। जियांग शुआन ने भी उसकी सोच को समझा और उसने कहा, हम एक साथ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ उन्होंने अपनी नई यात्रा की शुरुआत की, जो न केवल उनके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नई कहानी लिखने जा रही थी। रात का समय था और जियांग शुआन की नींद उड़ी हुई थी। बाहर से आ रही भयानक जानवरों की गरज, अजीब पक्षियों की आवाजें और विभिन्न कीड़ों की कर्कश ध्वनियां दुनिया की दर्जनची करते हुए बिताई। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन वह अपने साथी की सुरक्षा के लिए जागती रही। जैसे ही सुबह की पहली किरणें फूटी, उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसके अंदर की राख में अभी भी थोड़ी सी गर्मी थी। उसने धीरे धीरे उन जलते हुए अंगारों को बाहर निकाला और उन्हें फिर से सुलगाने का प्रयास किया। आग की लपटें फिर से उठने लगी और उसने राहत की सांस ली। इसी बीच जियांग शुआन भी जाग गया। चिशाओ ने उसे देखकर कहा, मैं पास के जंगल में कुछ खाने की तलाश में जा रही हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। जियांग शुआन ने चिंता से कहा, सावधान रहना। चिशाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो। उसके हाथ में पत्थर की छुरी और छोटी भाला थी और वह तेजी से जंगल की ओर बढ़ गई। उसके जाने के बाद जियांग शुआन अकेला रह गया। आग की गर्मी के साथ उसने अपने हाथ को उठाया और महसूस किया कि उसकी ताकत लौट रही है। बोलना अब पहले से आसान था। उसने अपने घाव की ओर देखा, जो अब पहले से बेहतर था। उसने धीरे धीरे जाले और जड़ी बूटियों के अवशेषों को हटाया। घाव बंद हो चुका था और संक्रमण का कोई संकेत नहीं था। यह सुनकर उसे खुशी हुई। उसने फिर से अपने घाव को पट्टी बांधकर आराम से लेट गया। लेकिन समय बीतने के साथ चीशाओ का कोई अता पता नहीं था। उसकी अनुपस्थिति में जियांग शुआन का मन भटकने लगा। जंगल में कदम रखते ही जियांग शुआन ने अपने चारों ओर की हर चीज को ध्यान से देखना शुरू किया। पेड़ों की शाखाएं उसके सिर के ऊपर झुक रही थी और पत्तियों की सरसराहट ने उसे एक अजीब सा एहसास दिलाया। उसने अपनी छुरी को हाथ में मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी आंखें चौकस थीं और कान हर एक आवाज पर ध्यान दे रहे थे। अचानक उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह तुरंत रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। क्या यह चीशाओ थी? क्या वह उसकी ओर आ रही थी? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस जंगल की खामोशी थी। उसने अपने मन में सोचा कि अगर चीशाओ ने किसी खतरे का सामना किया है तो उसे मदद करनी होगी। उसने अपने कदम तेज किए और आगे बढ़ा। उसके दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी और वह हर एक आवाज पर प्रतिक्रिया कर रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि जंगल की खुशबू और भी गहरी हो गई थी। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे लगा जैसे जंगल उसके साथ खेल रहा हो। लेकिन उसकी चिंता ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। वह चीशाओ को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जंगल की गहराई में जियांग शुआन की
उसकी खोज जारी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हर एक कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनजान खतरे के करीब पहुंच रहा है। उसने अपनी चारों ओर देखा लेकिन ची शाओ का कहीं अता पता नहीं था। उसकी आंखों में चिंता और डर का मिश्रण था। अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे महसूस हुआ कि जंगल का वातावरण और भी घना हो गया है। पेड़ों की छायाएं अब और भी गहरी हो गई थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने अपने कदमों को और तेज किया। वह जानता था कि उसे जल्दी करनी होगी। उसने अपनी आंखों को चौकस रखा और हर एक आवाज पर ध्यान दिया। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह तेजी से उस दिशा में बढ़ा लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। क्या वह सही दिशा में जा रहा था? क्या वह ची शाओ को ढूंढ पाएगा? उसकी सोच में अनगिनत सवाल थे लेकिन उसे आगे बढ़ना था। जंगल की घनी छाया में जहां हर ओर खतरनाक जीवों की गूंज सुनाई देती थी, जियांग ने सब प्राचीन जनजातियों की महिलाएं कितनी साहसी होती हैं। आज हम भुना हुआ सांप मांस खाने वाले हैं। शीशाओं ने एक मोटी लकड़ी की शाखा को काटा और एक पत्थर की चाकू से सांप को टुकड़ों में काटा। उसने उन्हें लकड़ी पर लगाकर आग के पास लगभग 10 सेंटीमीटर दूर जमीन में गाड़ दिया। सीधे आग पर मांस भूनना सही नहीं है, वरना वह जल जाएगा। जनजातीय लोग आमतौर पर मांस को लकड़ी पर लगाते हैं और आग के पास रखते हैं ताकि धीरे धीरे गर्मी से भुन जाए। हालांकि यह प्रक्रिया समय लेती है। जब सांप का मांस तैयार हो गया तो चीशाओं ने अपनी जानवरों की चमड़े की थैली से ताजा जड़ी बूटियां निकाली। उसने जड़ी बूटियों को अपने मुंह में चबाया और जियांग शुआन के घाव पर पुरानी दवा बदल दी। फिर उसने जियांग को 2 पौधों की जड़ें दी और उसे चबाने और रस निकलने के लिए कहा। यह पौधा, जिसे जनजातियों द्वारा 7 पत्तियों का तिपतिया घास कहा जाता है, सूजन और दर्द को कम करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। जियांग को अपने पूर्वज की यादों में यह दवा लेने का अनुभव था। उसने जड़ी बूटियों की जड़ मुंह में रखी, चबाने की कोशिश की लेकिन उसे तुरंत ही थूकने का मन हुआ। यह बेहद कड़वी थी, उसकी जीभ के लिए एक यातना। जंगल की गहराई में जहां हर कदम पर खतरा लर्किंग था, जियांग शुआन ने ची शाओ की साहसिकता को महसूस किया। उसकी आंखों में चमक थी जब उसने देखा कि ची शाओ ने सांप को काटकर उसे भुनाने की तैयारी की। आग की लपटें धीरे धीरे उठ रही थी और उसके चारों ओर एक गर्माहट का एहसास हो रहा था। ची शाओ ने लकड़ी की शाखा को आग के पास गाड़ा और जियांग ने उसकी हर हरकत को ध्यान से देखा। सांप का मांस धीरे धीरे भुन रहा था और उसकी खुशबू हवा में फैल रही थी। जियांग ने महसूस किया कि इस कठिनाई में भी जीवन की एक नई आशा जागृत हो रही थी। ची शाओ ने जड़ी बूटियों को चबाते हुए जियांग के घाव पर नई दवा लगाई। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी जो उसे और भी मजबूत बनाती थी। तुम्हें यह जड़ी बूटी चबानी होगी, उसने कहा। यह तुम्हारी पीड़ा को कम करेगी। जियांग ने जड़ी बूटी की जड़ मुंह में रखी लेकिन जैसे ही उसने चबाना शुरू किया उसकी आंखों में आंसू आ गए। कड़वाहट ने उसके मुंह में आग लगा दी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, यह सब सहना पड़ेगा अगर मुझे जीवित रहना है। ची शाओ की उपस्थिति ने उसे एक नई ऊर्जा दी। वह जानता था कि वह अकेला नहीं था और यह जंगल अब उसके लिए एक नया घर बन गया था। जंगल की गहराई में जहां हर ओर खतरनाक जीवों की गूंज सुनाई देती थी, जियांग शुआन ने चीशाओ की साहसिकता को महसूस किया। उसकी आंखों में चमक थी जब उसने देखा कि चीशाओ ने सांप को काटकर उसे भुनाने की तैयारी की। आग की लपटें धीरे धीरे उठ रही थी और उसके चारों ओर एक गर्माहट का एहसास हो रहा था। चीशाओ ने लकड़ी की शाखा को आग के पास गाड़ा और जियांग ने उसकी हर हरकत को ध्यान से देखा। सांप का मांस धीरे धीरे भुन रहा था और उसकी खुशबू हवा में फैल रही थी। जियांग ने महसूस किया कि इस कठिनाई में भी जीवन की एक नई आशा जागृत हो रही थी। चीशाओ ने जड़ी बूटियों को चबाते हुए जियांग के घाव पर नई दवा लगाई। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी जो उसे और भी मजबूत बनाती थी। तुम्हें यह जड़ी बूटी चबानी होगी, उसने कहा। यह तुम्हारी पीड़ा को कम करेगी। जियांग ने जड़ी बूटी की जड़ मुंह में रखी लेकिन जैसे ही उसने चबाना शुरू किया उसकी आंखों में आंसू आ गए। कड़वाहट ने उसके मुंह में आग लगा दी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, यह सब सहना पड़ेगा अगर मुझे जीवित रहना है। ची शाओ की उपस्थिति ने उसे एक नई ऊर्जा दी। वह जानता था कि वह अकेला नहीं था और यह जंगल अब उसके लिए एक नया घर बन गया था। जियांग शुआन ने 10 दिन तक गुफा में बिताए जहां ची शाओ रोज बाहर जाकर भोजन और जड़ी बूटियां खोजती थी। कभी कभी वह सफल होती और कभी कभी उसे हल्की चोटें भी आती। इस वह प्राचीन दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए बेताब हो। वह जानता था कि भविष्य में कई खतरों का सामना करना है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें गुफा के दरवाजे से छनकर आती तो जियांग शुआन अपने शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करता। उसकी सोच में एक दृढ़ता थी और वह अपने घायल शरीर को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी चोटें अब चिंता का विषय नहीं रही। उसने गुफा के पास छोटे शिकार के लिए जाल बिछाना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई लेकिन जब वह अपने जाल के पास गया तो उसे एक चाय के कप के आकार का एक कीड़ा मिला। यह कीड़ा एक पतली बेल से बंधा हुआ था और उसकी गोल मटोल शरीर को देखकर जियांग शुआन की आंखों में आश्चर्य झलकता है। जियांग शुआन की आंखों में चमक देखी और उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। वह जानती थी कि इस कठिनाई में भी एक अद्भुत शक्ति है। उसने जड़ी बूटियां एक तरफ रखी और जियांग शुआन के पास आई। देखो, यह जीवन का एक हिस्सा है, हमें जो भी मिलता है उसे अपनाना होगा। उसकी आवाज में एक गहरी समझ थी। जियांग शुआन ने कीड़े को ध्यान से देखा और फिर चीशाओ की ओर देखा। क्या तुम सच में सोचती हो कि हम इसे खा सकते हैं? चीशाओ ने सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम इसे खा सकते हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जियांग शुआन ने एक गहरी सांस ली और कीड़े को अपने मुंह में रखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत साहस था। जैसे ही उसने उसे चबाया उसे एक कड़वा स्वाद महसूस हुआ लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया। चीशाओ ने उसे प्रोत्साहित किया। तुम कर सकते हो, बस इसे सहो। जियांग शुआन ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस कठिनाई को पार करेगा। यह क्षण उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था जहां उन्होंने अपने डर को पार किया और जीवन की कड़वाहट को स्वीकार किया।
जियांग शुआन ने कीड़े को चबाते हुए महसूस किया कि यह केवल एक भोजन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया हो। ची शाओ ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में गर्व और आशा का मिश्रण था। देखो, तुमने यह कर लिया, उसने कहा, उसकी आवाज में उत्साह था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह क्षण केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उनके दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में एक गहरा संबंध बन गया। यह प्राचीन युग में जीवित रहने की उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जियांग शुआन ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस दुनिया में अपने स्थान को खोजेगा। उसने अपने चारों ओर देखा, उस जंगली और अनजान दुनिया को समझने की कोशिश की। चिशाओ ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, हम साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। उसकी आवाज में एक गहरी सहानुभूति थी, जो जियांग शुआन को और भी मजबूत बनाती थी। यह क्षण उनके लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक था, जहां उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर अपने डर को पार किया। क्या यह चीज खाने योग्य है? जियांग शुआन ने अपने मन में यह सवाल उठाया जब उसने उस मोटे कीड़े को देखा जिसे उसने इस दुनिया में पकड़ा था। विशेषज्ञों का कहना है कि एक समान आकार के कीड़े में बीफ की तुलना में 4 गुना अधिक प्रोटीन होता है, लेकिन इस कीड़े की आकृति इतनी भद्दी थी कि इसे खाने का विचार ही उसे अजीब लग रहा था। फिर भी यह कर्कश आवाज सुनकर जियांग शुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पूर्वज की यादों में कौवा जनजाति का आतंक था, जिसने उनके गांव को नष्ट कर दिया था। कौवा जनजाति में 3000 से अधिक लोग थे, जो बड़ी संख्या में कौवों को पाले हुए थे। ये कौवे उन्हें हवा से निगरानी करने और शिकार में मदद करने में सक्षम थे, जिससे वे बेहद भयानक बन जाते थे। सरसर सरसर सरसर, अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। जियांग शुआन ने एक लकड़ी को मजबूती से पकड़ा और छायाओं में छिप गया। शुआन शुआन। उसी समय चीशाओ की आवाज गुफा के प्रवेश द्वार से आई। जियांग शुआन तुरंत बाहर दौड़ा। चीशाओ स्पष्ट रूप से तनाव में थी। उसने कहा, जल्दी करो, कौवा जनजाति की शिकार टीम यहाँ आ रही है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। 1 मिनट रुको, मेरे पास अंदर कुछ है। जियांग शुआन ने जल्दी से गुफा में वापस दौड़ लगाई। उसने उस कीड़े को उठाया जो रस्सी में बंधा हुआ था और एक पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। यह उसकी इस दुनिया में पहली पकड़ थी। भले ही यह केवल एक कीड़ा था और खाने में अप्रिय लगता था, लेकिन वह इसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपने मन में ठान लिया कि यह उसकी पहचान है, उसका संघर्ष। तेरे घाव ठीक से नहीं भरे हैं, मैं तुझे उठाता हूँ। ची शाओ ने कीड़े पर एक नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे जियांग शुआन को अपनी पीठ पर उठा लिया। दोनों ने तेजी से विशाल प्राचीन जंगल में प्रवेश किया। जंगल की हरियाली में एक अद्भुत गंध थी, जो मिट्टी और पत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न हो रही थी। अचानक उनके पीछे से कौवों की आवाजें सुनाई दी। कौ 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 क्यों। यह आवाज उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। जैसे जैसे वे गुफा से दूर होते गए, जंगल की गहराई में अंधेरा और भी गहरा होता गया। ची शाओ ने अपने कदम तेज कर दिए, उसकी सांसें तेज हो गईं। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक पहुंचे, अचानक पीछे से एक समूह की आवाजें सुनाई दी। किसी ने यहाँ आकर जाल बिछाया है। जियांग शुआन और ची शाओ के दिलों में डर की लहर दौड़ गई। कौवा जनजाति के लोग, जिनके चेहरे पर रहस्यमय चित्रकला थी और सिर पर कौवे के पंख थे, गुफा की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाजें जंगल की शांति को तोड़ रही थीं। यह हमारी कौवा जनजाति का नया शिकार क्षेत्र है, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता। उन्हें पकड़ो और मार डालो। जियांग शुआन ने ची शाओ की ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। हमें जल्दी चलना चाहिए, ची शाओ ने उसे कहा। वे दोनों तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन पीछे से कौवों की कर्कश आवाजें उन्हें डराने लगी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि अगर वे पकड़े गए तो उनकी पहचान के कारण उन्हें निर्दयता से मार दिया जाएगा। जैसे ही जियांग शुआन और ची शाओ ने जंगल में तेजी से दौड़ना जारी रखा, उनके पीछे कौवा जनजाति की शिकार टीम ने उन्हें खोजने के लिए हर दिशा में नजर दौड़ाई। किसी ने यहाँ आकर जाल बिछाया है, एक शिकारी ने चिल्लाया। जियांग शुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल की हरियाली में छिपे हुए उन्होंने अपनी सांसें रोक ली। वे अभी भी यहाँ हैं, हमें उन्हें पकड़ना होगा। जियांग शुआन ने ची शाओ की ओर देखा, उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हमें और तेज चलना होगा, उसने कहा। जंगल की गहराई में पेड़ों की छायाएं उनके चारों ओर घेर लेती थीं और कौवों की आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं। कौ कौ कौ। यह आवाज उनके दिलों में एक अजीब सी दहशत भर रही थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि अगर वे पकड़े गए तो उनके साथ क्या होगा। बांस के जंगल में, जहां हर ओर हरे भरे बांस के पेड़ खड़े थे, ची शाओ ने अपने कंधे पर जियांग शुआन को उठाए हुए तेजी से दौड़ रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था। बहन, मुझे नीचे रख दो, मैं खुद दौड़ सकता हूँ, जियांग शुआन ने कहा, लेकिन ची शाओ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तुम अभी भी घायल हो, तेज दौड़ने से तुम्हारी चोटें फिर से खुल जाएंगी, ची शाओ ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। पीछे से कौओं की कर्कश आवाज सुनाई दे रही थी, जो यह संकेत दे रही थी कि कौवा जनजाति की शिकार टीम अभी भी उनके पीछे है। जियांग शुआन की आंखों में निराशा थी। अगर कौवा जनजाति की टीम कुछ दिन और देर से आती तो उसकी चोटें ठीक हो जाती और वह खुद दौड़ सकता था। अचानक उनके सामने एक बांस का जंगल प्रकट हुआ। चिशाओ के चेहरे पर खुशी की चमक आई। हम पहुंच गए हैं, यह शिकार टीम का सबसे दूर का अस्थायी रात का ठिकाना है। चिशाओ ने जियांग शुआन को पहाड़ी पर चढ़ाया और बांस के जंगल में प्रवेश किया। वहां गहरे में एक पुरानी बांस की झोपड़ी थी, जो पिछले शिकार टीम द्वारा बनाई गई थी। ओह नहीं, अंदर कोई है, चिशाओ ने चौंक कर कहा। जैसे ही चिशाओ ने झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाया, उसने देखा कि छत से हल्की सफेद धुआं उठ रही थी, जो यह दर्शा रही थी कि अंदर आग जल रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने तुरंत जियांग शुआन को एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा दिया। कोई है, बाहर आओ। अचानक झोपड़ी से एक आवाज गूंजी। ये आवाज गहरी और गंभीर थी, जैसे किसी ने उन्हें खोजने का आदेश दिया हो। चिशाओ के मन में डर और चिंता का सैलाब उमड़ आया। क्या वे इतने दिनों की भागदौड़ के बाद अंततः पकड़े जाने वाले थे? जियांग शुआन की आंखों में भय था और चिशाओ ने उसे और भी कसकर पकड़ा। उनके चारों ओर का वातावरण अचानक बदल गया था, जैसे कि जंगल की हर आवाज उनके दिल की धड़कनों के साथ मिलकर एक भयानक संगीत बना रही हो। चिशाओ ने अपने कानों को खड़ा किया, हर हलचल को सुनने की कोशिश की। क्या उन्हें भागना चाहिए या छिपे रहना चाहिए?
यह एक भयानक स्थिति थी जहां जीवन और मृत्यु का सामना था। चिशाओ और जियांग शुआन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। उनके दिलों में भय और आशा का मिश्रण था। चिशाओ ने सोचा कि अगर वे जल्दी से भाग जाएंगे तो शायद वे बच सकते हैं, लेकिन पीछे से आती हुई आवाजें उन्हें और भी डराने लगी। कौओं की कर्कश आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं, जैसे कि वे उन्हें चेतावनी दे रहे हों। चिशाओ ने जियांग शुआन को और तेज दौड़ने के लिए प्रेरित किया। हम नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। जियांग शुआन ने अपनी चोटों को भुलाकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी थकान उसे रोक रही थी। अचानक चिशाओ ने एक छोटी सी पगडंडी देखी जो जंगल के भीतर जाती थी। यहाँ, इस रास्ते पर चलो, उसने कहा। दोनों ने उस पगडंडी पर दौड़ना शुरू किया, जहां चारों ओर की हरियाली ने उन्हें थोड़ी सुरक्षा दी। लेकिन क्या यह रास्ता उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएगा? यह एक अनिश्चितता थी जो उनके दिलों में डर और आशा का मिश्रण पैदा कर रही थी। वह बहुत दूर तक भागी थी, अपने भाई जियांग शुआन को अपने कंधों पर उठाए हुए। उसकी थकान अब उसे आत के नए इस गोमक खद जियांग शुआन को अपनी भाई सैदक हाक सुयादा को दुशा तको, लेकिन चिशाओ ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी एकमात्र परिवार हो। अगर इसका मतलब मौत है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जियांग शुआन के मन में जटिल भावनाएं उमड़ने लगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने कहा, और कुछ मत कहो, वे यहाँ है। चिशाओ ने अपनी पत्थर की छुरी को बाईं हाथ में और अपनी छोटी भाला को दाईं हाथ में पकड़ा। उसकी आंखें साहस और दृढ़ता से भरी हुई थी। कदमों की आवाज नजदीक आ रही थी, लेकिन जियांग शुआन को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसने चिशाओ की प्रोफाइल को देखा और उसके दिल के सबसे नरम हिस्से को छू लिया। इन दिनों वह खुद को बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था। हालांकि उसके पास मूल मालिक की यादें थी, लेकिन वह चिशाओ के साथ एक वास्तविक पारिवारिक बंधन नहीं महसूस कर रहा था। लेकिन अब चिशाओ की विलिंगनेस टू डाई ने उसे गहराई से प्रभावित किया। चिशाओ ने उसे इतनी देखभाल दी थी, और अब जियांग शुआन ने अपने अंदर की लड़ाई को समाप्त किया और औपचारिक रूप से चिशाओ को स्वीकार किया। दीदी धन्यवाद, उसने कहा। उसने खुशी से उसे दीदी कहा और उसके दिल में अलगाव का एहसास पूरी तरह से गायब हो गया। बिना पीछे देखे चिशाओ ने अज्ञात दुश्मन की ओर निडरता से चार्ज किया, छोटी भाला और पत्थर की छुरी पकड़े हुए। जियांग शुआन ने दांतों को भींचते हुए एक पत्थर उठाया और भी बाहर भागा, लड़ाई करने का इरादा रखते हुए। पास के झोपड़े के अंदर वातावरण में एक गर्माहट थी जो भुनी हुई मुर्गियों की सुगंध से भर गई थी। जियांग शुआन ने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह अपने बचपन के दोस्तों को फिर से पाकर खोई हुई यादों में लौट आया हो। गो तेंग ने एक मुर्गी को हाथ में लेकर कहा, हमने इसे फंदे में पकड़ा, यह बहुत स्वादिष्ट है। चिशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। जियांग शुआन ने मुर्गी का आधा हिस्सा अपने हाथ में लिया और उसे चखते हुए उसकी गर्माहट और स्वाद का आनंद लिया। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, उसके मुंह में एक अद्भुत स्वाद बिखर गया जो उसे अपने बचपन की याद दिला रहा था। यह सच में बहुत अच्छा है, उसने कहा। गो तेंग ने उत्साह से कहा, हमने इसे जंगल में पकड़ा और ये जंगली फल भी हमारे अपने हैं। जियांग शुआन ने जंगली फलों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कितने सुंदर हैं, क्या तुमने खुद इकट्ठा किए? नानशिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमने इन्हें खुद इकट्ठा किया। चिशाओ ने कहा, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, यह देखकर खुशी होती है। जियांग शुआन ने कहा, हम सब एक साथ हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। उस पल में चारों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनके दिलों में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। यह एकता का एहसास था जो उन्हें फिर से जोड़ रहा था। जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, चिशाओ ने गो तेंग से पूछा, तुम्हारे भागने का क्या हुआ? गो तेंग ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता थी। जब कौआ जनजाति ने हमला किया, सब कुछ बिखर गया। हमारे नेता ने हमें बचाने के लिए आदेश दिया, लेकिन यह आसान नहीं था। उसकी आवाज में एक दर्द था, जैसे वो उस भयानक दिन को फिर से जी रहा हो। हमने अपने प्रियजनों को खो दिया, और जब हम भागने लगे तो कई लोग पीछे रह गए। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, उसके दिल में एक गहरी सहानुभूति थी। तुमने जो सहा है वह बहुत कठिन है, उसने कहा। नानशिंग ने कहा, हमने अपने दोस्तों को खो दिया, लेकिन हम जीवित हैं। चिशाओ ने कहा, हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, यही हमारी ताकत है। चारों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और उस क्षण में उन्होंने एक नई उम्मीद की किरण महसूस की। बाहर हवा में हल्की सी सरसराहट थी, जैसे प्रकृति भी उनकी भावना को समझ रही हो। बांस के पत्तों की खड़खड़ाहट और दूर से आती चिड़ियों की चहचहाट ने उस पल को और भी खास बना दिया। कांगशु ने इन तीन लड़कों को लेकर यहाँ तक पहुंचने के लिए भागा। जैसे ही वे क्षण भर के लिए घबरा गए, गो तेंग ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? जियांग शुआन ने कहा, जीवित रहने के लिए हमें क्रो जनजाति के क्षेत्र से दूर जाना होगा। हम और दूर भागेंगे और पहले एक सुरक्षित जगह खोजेंगे। चिशाओ ने सिर हिलाया, शुआन सही है। जनजाति के चले जाने के बाद हमें भविष्य में बदला लेने के लिए अच्छी तरह जीना होगा। गो तेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। बदला? शिक्यू और नानशिंग की आंखों में बदले की आग जल रही थी। वे युवा थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्रो जनजाति से बदला लेना कितना कठिन होगा। जियांग शुआन ने कहा, चलो पैक कर लेते हैं। क्रो जनजाति कभी भी आ सकती है, हम कल यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तीन लड़कों की इस पर कोई राय नहीं थी। अपनी युवा उम्र में उन्होंने ऐसे बड़े मामलों में हमेशा अपने से मजबूत लोगों पर निर्भर रहना सीखा था। इसलिए पांचों ने एक अच्छा खाना खाया, बांस के जंगल में और जाल बिछाए और बांस के कीड़ों को इकट्ठा किया। जितना संभव हो सके खाने की तैयारी करने की कोशिश की। जियांग शुआन द्वारा लाया गया बड़ा कीड़ा भी भुना गया और सभी के बीच बांटा गया। उसका स्वाद आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। शाम को चिशाओ चुपचाप बांस के जंगल में गई और अकेली कब्र में थोड़ी मिट्टी डाल दी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। अगले दिन
पांचों फिर से एक सुरक्षित जगह खोजने के लिए निकल पड़े। जैसे ही सुबह की पहली किरणें बांस के जंगल में फैली, लड़के तैयारियों में जुट गए। जियांग शुआन ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमें जल्दी करना होगा, लेकिन पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास पर्याप्त खाना हो। उन्होंने बांस के जंगल में और जाल बिछाने का काम शुरू किया। बांस की खड़खड़ाहट और पक्षियों की चहचहाट ने वातावरण को जीवंत बना दिया था। जैसे ही वे काम कर रहे थे, चीशाओ ने एक पल के लिए रुककर अपने अंकल की याद में एक छोटी सी प्रार्थना की। उसके दिल में एक गहरी उदासी थी, लेकिन उसने अपने आंसू को रोक लिया। जियांग ने उसे देखा और कहा, हम सब उनके लिए लड़ेंगे, हमें मजबूत बनना होगा। यह सुनकर गौतेंग ने अपनी मुट्ठियां और भी मजबूती से भींच ली। उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और अपने काम में जुट गए। जैसे ही दिन चढ़ा, बांस के जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लड़कों ने एक दूसरे के साथ हंसते और बातें करते हुए अपने डर को भुलाने की कोशिश की, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी चिंता थी। क्या वे वास्तव में सुरक्षित स्थान खोज पाएंगे? क्या क्रो जनजाति उन्हें फिर से खोज लेगी? ये सवाल उनके मन में घूम रहे थे। जैसे दिन ढलने लगा, लड़के एक सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़े। जियांग शुआन ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें बांस के जंगल से बाहर निकलकर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना होगा। वहां से हमें चारों ओर का दृश्य दिखाई देगा। चीशाओ ने उसके पीछे चलकर कहा, क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? क्या वहां सुरक्षित है? जियांग ने उसकी चिंता को सुनकर कहा, हमें कोशिश करनी होगी। अगर हम वहां पहुंच गए तो हम बेहतर योजना बना सकेंगे। गौ तेंग ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। जैसे ही वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे, हवा में एक ठंडक थी जो उनके चेहरे को छू रही थी। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर का दृश्य देखा। नीचे बांस के जंगल की हरियाली थी, लेकिन दूर कहीं क्रो जनजाति के खतरनाक साए भी थे। जियांग ने कहा, देखो वहां। उसने अपनी उंगली से एक दिशा की ओर इशारा किया। वहां कुछ लोग थे जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। लड़कों के दिलों में एक ठनक सी हुई। गौ तेंग ने कहा, हमें तुरंत वापस लौटना चाहिए, लेकिन जियांग ने उसे रोका। नहीं, हमें छिपना होगा। उन्होंने जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छिपने का प्रयास किया। जैसे ही वे वहां छिपे, लड़कों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था। क्या वे सुरक्षित रहेंगे? क्या क्रो जनजाति उन्हें खोज लेगी? यह सब उनके मन में चल रहा था। क्रो जनजाति के लोग अब बिल्कुल करीब आ गए थे। लड़कों ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो। जियांग ने धीरे से कहा, अगर हमें भागना पड़े तो मेरी आवाज सुनना। ची शाओ ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। गौतेंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही क्रो जनजाति के लोग उनके पास पहुंचे, लड़कों ने अपने डर को काबू में रखने की कोशिश की। अचानक एक व्यक्ति ने बुश के पास कदम रखा। लड़कों का दिल धड़कने लगा। जियांग ने कहा, अब, और वे सभी एक साथ बुश से बाहर कूद पड़े। हवा में एक ठंडी लहर थी, जैसे समय थम गया हो। लड़कों ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। उनके दिलों में एक अद्भुत साहस था। क्रो जनजाति के लोग चौंक गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है। लड़कों ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। जियांग ने चिल्लाते हुए कहा, दौड़ो। उनकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। जैसे ही वे दौड़ते गए, बांस के जंगल की हरियाली उनके चारों ओर से गुजरती गई। लड़कों के कदम तेज होते गए, जैसे वे अपने डर को पीछे छोड़ते जा रहे हों। लेकिन क्रो जनजाति के लोग भी पीछे नहीं रहे। लड़कों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जैसे वे अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हों। जियांग ने कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे। यह सुनकर ची शाओ और गौतेंग ने और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में साहस और उम्मीद की चमक थी। क्या वे सच में बच पाएंगे? यह सवाल उनके मन में घूम रहा था। जैसे ही जियांग शुआन और उसके साथी नदी के किनारे पहुंचे, उनके मन में एक अजीब सा उत्साह और भय का मिश्रण था। नदी का पानी जो सूरज की किरणों में चमक रहा था, एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। पानी की हल्की लहरें चट्टानों पर टकरा रही थी। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। यह स्थान सुरक्षित है, लेकिन हमें किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। गाओ तेंग ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी ही आगे बढ़ना होगा। समूह ने नदी के किनारे बैठकर थोड़ी देर विश्राम किया। चारों ओर की हरियाली और नदी की आवाज ने उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव कराया। जियांग शुआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली, जैसे वह इस पल को अपने मन में कैद करना चाहता हो। अचानक चीशाओ ने एक छोटी सी मछली को पानी में कूदते देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। देखो, वहां एक मछली है। जियांग शुआन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमें इसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। गाओ तेंग ने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, यहाँ कोई भी जानवर हमें देख सकता है। इस पर जियांग शुआन ने कहा, चलो हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखें। जियांग शुआन की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसने मछली को पकड़ लिया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा खजाना पाया हो। ची शाओ ने उत्साह से कहा, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमें इसे पकाने का तरीका सोचना होगा। गाओ तेंग ने कहा, हमें इसे जल्दी से पकाना चाहिए ताकि यह ताजा रहे। जियांग शुआन ने मछली को सावधानी से पकड़कर नदी के किनारे एक छोटे से चूल्हे के लिए लकड़ी इकट्ठा करना शुरू किया। चारों ओर की हरियाली और नदी की आवाज ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। जैसे ही उन्होंने आग जलाना शुरू किया, ची शाओ ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि यह स्वादिष्ट होगी? जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यह तो हमारे लिए एक विशेष भोजन होगा। जैसे ही आग धधकने लगी, उन्होंने मछली को भूनने के लिए तैयार किया। मछली की खुशबू धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी और सभी के मुंह में पानी आ गया। गाओ तेंग ने कहा, यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही मछली पकने लगी, जियांग शुआन ने कहा, हमें इसे ध्यान से खाना होगा, यह बहुत गर्म है। ची शाओ ने कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकती। सभी ने मिलकर मछली का आनंद लिया और उनकी हंसी और बातें जंगल की खामोशी में गूंजने लगी। यह पल उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां उन्होंने न केवल एक मछली पकड़ी, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन का आनंद भी लिया। जब उन्होंने मछली का आनंद लिया, तो जियांग शुआन और उसके साथी एक नई ऊर्जा से भर गए। उनके दिलों में एक अद्भुत संतोष था, जैसे उन्होंने न केवल भोजन पाया हो, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय की। चीशाओ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम एक परिवार की तरह हैं। गाओ तेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे।
जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान में सुनहरे और नारंगी रंगों का जादू बिखरने लगा। नदी का पानी इन रंगों को अपने में समेटे हुए था, जैसे यह भी इस खूबसूरत पल का हिस्सा बन गया हो। चियांग शुआन ने अपनी आंखें बंद की और इस दृश्य को अपने मन में कैद करने की कोशिश की। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वह कभी नहीं भूलना चाहता था। चारों ओर की चिड़ियों की चहचहाट और नदी की लहरों की आवाज ने इस पल को और भी खास बना दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, यह जानते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। यह पल उनके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां उन्होंने न केवल एक दूसरे के साथ समय बिताया, बल्कि अपने संबंधों को और भी मजबूत किया। नदी का पानी बेहद साफ था, जैसे किसी ने उसमें जादुई चमक भर दी हो। उसमें कई रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी, जो अपने रंगों से पानी को और भी जीवंत बना रही थी। नदी के किनारे पर ऊंचे ऊंचे काई के घास के झुरमुट थे, जो लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचे थे, और उनकी हरियाली ने पूरे वातावरण को एक अद्भुत खुशी थी, जैसे उसने कोई बड़ा खजाना खोज लिया हो। 10 साल का नानशिंग जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने पूछा, शुआन, तुम नदी की खोज क्यों कर रहे हो? जियांग शुआन ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम भविष्य में जानोगे। नानशिंग थोड़ी उलझन में था, लेकिन जियांग शुआन के उत्तर ने उसे और अधिक जिज्ञासु बना दिया। चिशाओ, जो जियांग शुआन के पास खड़ी थी, ने पूछा, क्या हम यहाँ रहना चाहते हैं? चिशाओ के लिए जहाँ वे रहते थे वह महत्वपूर्ण नहीं था, बशर्ते जियांग शुआन खुश रहे। जियांग शुआन ने चारों ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ बहुत कम समतल भूमि है, हम यहाँ नहीं रह सकते। चलो नदी के किनारे चलते हैं और आगे देखते हैं। चिशाओ को समझ नहीं आया कि जियांग शुआन समतल भूमि की खोज क्यों कर रहा था, लेकिन उसने उसके निर्णय का सम्मान किया। ठीक है, चलो थोड़ी और आगे चलते हैं। जियांग शुआन और उसके दोस्तों ने नदी के किनारे चलने का निर्णय लिया, लेकिन ऊंचे और घने काई के झुरमुटों के कारण वे नदी के किनारे नहीं जा सके। यह झुरमुट डरावने शिकारी जीवों का भी घर हो सकता था, इसलिए उन्होंने जोखिम नहीं उठाने का फैसला किया। अब दोपहर हो चुकी थी। अगर उन्होंने तब तक कोई उपयुक्त स्थान नहीं पाया तो उन्हें रात बिताने के लिए कोई जगह खोजनी पड़ेगी। जब उन्होंने एक पहाड़ी को पार किया तो अचानक दृश्य खुल गया। उनके सामने एक विशाल खुला क्षेत्र था, जहां नदी ने एक मोड़ लिया और तेजी से बहना जारी रखा। जियांग शुआन ने चारों ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। यह एक अच्छा स्थान था। गूतेंग, जो अपने चारों ओर देख रहा था, ने अचानक कुछ देखा और एक दिशा की ओर इशारा करते हुए एक्सक्लेम किया, वहां देखो। जियांग शुआन ने गूतेंग की दिशा में देखा और एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। खुली जगह के अंत में एक पत्थर का पहाड़ था, जो सैकड़ों मीटर ऊंचा था, और उसके चारों ओर की ढलानें और चट्टानें उसे और भी भव्य बना रही थीं। जियांग शुआन की आंखों में चमक थी, जैसे उसने अपने सपनों का स्थान खोज लिया हो। वह उस विशाल पत्थर के पहाड़ की ओर बढ़ा, उसके मन में उत्साह और जिज्ञासा का एक अद्भुत मिश्रण था। उसके दोस्तों ने भी उस दृश्य को देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। गूतेंग ने कहा, यह तो अद्भुत है। जियांग शुआन ने पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें वहां चढ़ना चाहिए। उसकी आवाज में एक उत्साह था जो सभी को प्रेरित कर रहा था। चिशाओ ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, क्या यह सुरक्षित है? लेकिन जियांग शुआन ने उसे आश्वस्त किया, हम सावधानी से चलेंगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे चढ़ते गए, हवा में एक ताजगी थी जो उनके चेहरे पर हल्की हल्की थपकियां दे रही थी। चट्टानों के बीच से गुजरते हुए उन्होंने अपने चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। हर कदम के साथ उनकी उत्सुकता और बढ़ती गई। जब वे पहाड़ के शीर्ष पर पहुंचे तो दृश्य अद्भुत था। नीचे फैली हुई घाटी और दूर तक फैली हुई नदी, जैसे किसी ने एक सुंदर चित्र खींचा हो। जियांग शुआन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जियांग शुआन ने जब पहाड़ के शीर्ष से नीचे देखा तो उसे लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत दृश्य देख लिया हो। घाटी में फैली हरियाली और नदी की लहरें, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, एक अद्भुत चित्र की तरह लग रही थीं। उसके दोस्तों ने भी उस दृश्य को देखा और उनकी आंखों में चमक थी। गूतेंग ने कहा, यह तो स्वर्ग जैसा है। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ रह सकते हैं। चिशाओ ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की चिंता थी। लेकिन हमें यहाँ सुरक्षित रहना होगा। जियांग शुआन ने उसे आश्वस्त किया, हम सब मिलकर यहाँ रहेंगे। उनके दिलों में एक नई उम्मीद और उत्साह था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि यह स्थान उनके लिए एक नया घर बन सकता है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान में रंग बिरंगी छटा फैलने लगी। जियांग शुआन ने कहा, चलो हम यहाँ एक रात बिताते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अपने चारों ओर एक छोटी सी जगह बनाई जहाँ वे रात बिताने के लिए तैयार हो सके। जैसे जैसे रात का अंधेरा छाने लगा, उन्होंने एक दूसरे के साथ बैठकर अपने सपनों और भविष्य की बातें की। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराने लगा, चांद की चांदनी ने घाटी को एक जादुई रूप दे दिया। जियांग शुआन ने कहा, यहाँ रहना हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। ची शाओ ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आंखों में चमक थी। गूतेंग ने उत्साह से कहा, हम यहाँ एक गांव बना सकते हैं। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हम यहाँ अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जैसे जैसे रात गहराती गई, उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा किया, हंसी और खुशी के पल बिताए। चांद की रोशनी ने उनके चेहरे पर एक सुनहरी चमक बिखेर दी थी। ये पल उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। जैसे जैसे रात बीतने लगी, उन्होंने एक दूसरे के साथ वादे किए कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जहाँ दोस्ती और सपनों का जादू हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। जैसे ही रात की गहराई बढ़ी, जियांग शुआन और उसके साथी आग के चारों ओर बैठे रहे। उनकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। ची शाओ ने कहा, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। हम यहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। उन्होंने देखा कि आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी
और उनके दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी। जैसे जैसे रात गहराती गई, बांस के जंगल की खामोशी में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। जियांग शुआन ने कहा, हमारी मेहनत और एकता हमें इस रात से बाहर निकालेगी। उन्होंने अपने दोस्तों की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। हम एक परिवार की तरह हैं और हम इस चुनौती का सामना करेंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, उन्होंने महसूस किया कि यह रात केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती और साहस की परीक्षा थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और उनकी आत्माएं एक नई शक्ति से भर गईं। जियांग शुआन, गौतेंग और शिक्यू ने एक-एक करके गिरे हुए बांसों को धारा के पास चुने गए स्थान पर खींचा। ताजा बांस बहुत मजबूत होते हैं। बिना चाकू के उन्हें काटने में बहुत मेहनत और समय लगता। सूखे बांस को इकट्ठा करना बहुत आसान था। जब उन्होंने सूखे बांस को निर्धारित स्थान पर खींच लिया और दो खंभों के बीच एक अपेक्षाकृत सही बांस को व्यक्ति की ऊंचाई पर एक बीम के रूप में बांध दिया। फिर उन्होंने बीम पर अन्य सूखे बांस को सहारा दिया, उन्हें बेलों से बांधकर और अतिरिक्त शाखाओं को तोड़कर एक साधारण ढलान वाली बांस की शरण का निर्माण किया। उन्होंने बांस की शरण के शीर्ष को बहुत सारे काई, सूखी घास और बांस की पत्तियों से ढक दिया ताकि रात की बारिश से सुरक्षा मिल सके। जियांग शुआन और 3 युवाओं ने बांस की शरण बनाने में लगभग 1 घंटा बिताया। तब तक सूरज ढल चुका था और चीशाओ ने एक सूखे पाइन के पेड़ और एक अपेक्षाकृत कठोर मृत लकड़ी को खोजा और आग लगाने की विधि का उपयोग करके एक अलाव शुरू किया। उसने फिर अलाव के चारों ओर से सूखी पत्तियों और शाखाओं को साफ किया ताकि आग फैल न जाए और बांस के जंगल में आग न लग जाए। अंततः उसने धारा के किनारे से कई पत्थर उठाकर अग्नि गड्ढे को घेर लिया, जिससे यह अधिक सुरक्षित हो गया। लकड़ी के लिए बांस के जंगल में सूखे बांस की भरपूर मात्रा होने के कारण चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सबसे अच्छा ईंधन था। अंततः रात का अंधेरा छा गया और वे पांचों अपनी साधारण बांस की शरण में बैठे, जलती हुई अलाव को देखते हुए, रास्ते में इकट्ठा किए गए जंगली फलों का सेवन करते हुए। उनके दिल थोड़े स्थिर हो गए। कम से कम उन्हें कल दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी। क्रैक। जियांग शुआन और उसके साथी जब बांस की शरण बना रहे थे, तब चारों ओर की हवा में एक हल्की सी ठंडक थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रही थी और आसमान में लालिमा फैल रही थी। बांस की खड़खड़ाहट और सूखे पत्तों की सरसराहट के बीच जियांग शुआन ने अपने हाथों में बांस की मजबूती को महसूस किया। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जैसे वह न केवल एक शरण बना रहा हो, बल्कि अपने दोस्तों के लिए सुरक्षा का एक गढ़ भी तैयार कर रहा हो। जब उन्होंने बांस को बांधने के लिए बेलें इस्तेमाल की, तो उनकी उंगलियां कच्चे बांस की खुरदुरी सतह को छू रही थी, जिससे उन्हें एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। रात के अंधकार में बांस की शरण का निर्माण एक नई कहानी का आरंभ था। जब उन्होंने शरण की छत को काई और सूखी घास से ढका, तो जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक शरण नहीं, बल्कि उनकी एकता और साहस का प्रतीक है। जैसे ही उन्होंने काम समाप्त किया, उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में एक गहरी समझ और विश्वास का एहसास हुआ। जब चीशाओ ने अलाव जलाने का कार्य शुरू किया, तो उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने सूखी पत्तियों और शाखाओं को साफ करते हुए अलाव के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने का प्रयास किया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह आग की गर्मी और रोशनी को अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। जब उसने आग को प्रज्वलित किया, तो उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आई, जैसे उसने न केवल एक आग जलाई हो, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी जागृत किया हो। अलाव की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं और उसके चारों ओर का वातावरण गर्म और जीवंत हो गया था। आग की क्रैकलिंग आवाज ने रात की शांति को तोड़ा और चीशाओ ने महसूस किया कि यह आग केवल एक साधारण आग नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व की एक आवश्यकता थी। उसने पत्थरों को इकट्ठा करते हुए आग के चारों ओर एक सुरक्षित घेरे का निर्माण किया, जिससे वह जानती थी कि यह उनकी रक्षा करेगा। जैसे जैसे आग जलती रही, उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और उनके चेहरों पर संतोष और आशा की झलक देखी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा और बांस की शरण में बैठे पांचों दोस्तों ने अलाव की रोशनी में अपने चेहरे की चमक देखी। उन्होंने जंगली फलों का सेवन करते हुए एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा की। उस पल में उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्होंने एक नई यात्रा की शुरुआत की हो। अलाव की गर्मी ने उन्हें घेर लिया था और जैसे जैसे रात बढ़ी, उनके बीच की दोस्ती और भी गहरी होती गई। अचानक अलाव में एक तेज आवाज आई, क्रैक। यह आवाज सुनकर सभी चौंक गए। जियांग शुआन ने कहा, यह बांस है जो आग में जलकर फट गया है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हंस पड़े। यह एक अनोखा अनुभव था जो उन्हें याद रहेगा। उस क्षण में उन्होंने महसूस किया कि यह आग केवल उन्हें गर्मी नहीं दे रही थी, बल्कि उनके बीच की बंधन को भी मजबूत कर रही थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, बांस की शरण में बैठकर उन पांचों ने एक दूसरे के साथ अपनी चिंताओं और सपनों को साझा किया। अलाव की लपटें उनके चेहरों पर खेल रही थी और हवा में एक अद्भुत खुशबू थी जो सूखे बांस और जंगली फलों की थी। अचानक अलाव में फिर से एक तेज आवाज आई, क्रैक। यह आवाज सुनकर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक हल्की सी हंसी छिड़ गई। जियांग शुआन ने कहा, यह हमारी सुरक्षा का प्रतीक है, यह हमें डराने के लिए है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उस रात उन्होंने महसूस किया कि वे केवल एक समूह नहीं थे, बल्कि एक परिवार बन गए थे। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता गया, उन्होंने अपने दिलों में एक नई आशा को महसूस किया। यह आग केवल उनकी सुरक्षा नहीं थी, बल्कि उनके सपनों और आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी। सुबह की इस पीढ़ी की नजर बढ़ती को छुपी कहते सकते मीना पगुड़ नीचे पे बात बनी जाएगी। खौफरे जियांग शुआन खड्डे में जियांग शुआन को बहुत भूख लगी थी और उसे हर चीज खाने योग्य लग रही थी, लेकिन ये छोटी मछलियां इतनी फिसलन भरी थी कि उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। जब स्प्लैश स्प्लैश जियांग शुआन ने ठंडे नाले के पानी से अपना चेहरा धोया और तुरंत ही उसे तरोताजा
ताजा महसूस हुआ, अचानक बड़ी थी, जो नाले के दोनों किनारों पर बिखरी हुई थी। जियांग शुआन जानता था कि केकड़े चट्टानों के नीचे छिपना पसंद करते हैं और अगर वो कोई केकड़ा देखता है तो वह लकड़ी से उसे बाहर निकाल सकता है। तभी चीशाओ जिज्ञासा से उसके पास आई और पूछा, शुआन तुम क्या कर रहे हो? केकड़े ढूंढ रहा हूँ। केकड़े क्या होते हैं? चीशाओ कुछ उलझन में थी। हिरन जनजाति के लोग मुख्य रूप से जंगल में शिकार करते थे, कभी कभी मछलियां खाते थे, लेकिन वे आमतौर पर नाले के किनारे मछलियां ही पकड़ते थे और पानी में नहीं जाते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें केकड़ों का ज्ञान नहीं था। ठीक उसी समय जियांग शुआन ने अपनी लकड़ी को एक बड़ी चट्टान के नीचे डाला और एक बड़े केकड़े को परेशान कर दिया, जो तुरंत चट्टान के नीचे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। जियांग शुआन ने जल्दी से उसकी खोल को लकड़ी से दबाया, पीछे से केकड़े के चारों पैरों को पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। केकड़े पकड़ने में कौशल की आवश्यकता होती है। इसके दो बड़े पंजे बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन ये केवल सामने की चीजों को ही पकड़ सकते हैं। इसे किनारे या पीछे की चीजों को पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। जियांग शुआन के मन में केकड़ों के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे कि प्रकृति उसे बुला रही हो। ठंडी हवा में एक हल्की सी गंध थी, जैसे कि मिट्टी और पानी का मिलन। उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे कि प्रकृति उसे बुला रही हो। ठंडी हवा में वो जानता था कि केकड़े चतुर होते हैं और उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। जैसे ही उसने एक और चट्टान के नीचे झांका, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या उसे आज सफलता मिलेगी? उसकी सोच में एक हलचल थी, जैसे कि नाले का पानी भी उसके उत्साह को महसूस कर रहा हो। अचानक उसने एक हलचल देखी। एक बड़ा केकड़ा जो अपनी खोल के साथ छिपा हुआ था, अचानक बाहर आया। जियांग शुआन ने तुरंत अपनी लकड़ी को उसके पास लाया, लेकिन केकड़ा बहुत तेज था। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियांग शुआन ने उसे रोकने का निश्चय किया। उसने अपनी आंखें तिरछी की और ध्यान केंद्रित किया। उसके हाथ में लकड़ी थी और उसके मन में एक योजना। उसने लकड़ी को चतुराई से केकड़े के पीछे रखा और उसे दबाने की कोशिश की। यह एक खेल था, एक चुनौती। क्या वह इसे जीत पाएगा? उसके मन में एक अद्भुत उत्साह था और वह जानता था कि अगर वह सफल हुआ तो यह उसके लिए एक बड़ी जीत होगी। जैसे ही जियांग शुआन ने लकड़ी को नीचे दबाया, उसे एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। यह उस केकड़े की थी जो अब उसकी पकड़ में था। जियांग शुआन ने खुशी से अपनी आंखें चौड़ी की, लेकिन उसे पता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। केकड़ा अब भी संघर्ष कर रहा था। उसके पंजे तेजी से हिल रहे थे। जियांग शुआन ने अपनी पकड़ को और मजबूत किया और उसने उसे धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किया। यह एक अद्भुत क्षण था, जैसे कि उसने एक बड़ी जीत हासिल की हो। उसके मन में एक अद्भुत खुशी थी और उसने महसूस किया कि यह केवल एक केकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और धैर्य का फल था। जैसे ही उसने केकड़े को ऊपर उठाया, उसने देखा कि उसके चारों ओर की दुनिया कितनी सुंदर थी। नाले का पानी चमक रहा था और चिड़ियों की चहचहाट ने इस पल को और भी खास बना दिया। जियांग शुआन ने केकड़े को अपनी पकड़ में मजबूती से थामे रखा और उसकी आंखों में चमक थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। उसने अपनी जीत का जश्न मनाने का निश्चय किया। जियांग शुआन ने केकड़े को अपनी पकड़ में मजबूती से थामे रखा, जैसे कि उसने कोई बड़ा खजाना पाया हो। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसने चारों ओर देखा, जैसे कि वो अपनी जीत का जश्न मनाना चाहता हो। नाले का पानी उसके पैरों के चारों ओर लहराता रहा और चिड़ियों की चहचहाट ने इस खुशी के पल को और भी खास बना दिया। उसने केकड़े को ऊपर उठाया और ची शाओ की ओर देखा, जो अभी भी उसकी ओर देख रही थी। देखो, मैंने एक केकड़ा पकड़ा है, उसने खुशी से चिल्लाया। ची शाओ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या यह खाने योग्य है? जियांग शुआन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, यह बहुत स्वादिष्ट होगा। उसके मन में केकड़े के मांस का स्वाद था और उसने सोचा कि यह उनके लिए एक बड़ा भोजन होगा। जैसे जैसे वह नाले के किनारे चलने लगा, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, आओ देखो मैंने क्या पकड़ा है। उसकी आवाज में गर्व था और उसके दिल में खुशी की लहर थी। यह केवल एक केकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और धैर्य का फल था। उसने महसूस किया कि जीवन में छोटी छोटी जीतें भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जियांग शुआन और उसके दोस्त, जो अब उस विशाल केकड़े के चारों ओर खड़े हैं, एक नई खोज के उत्साह में डूबे हुए हैं। जियांग का दिल खुशी से भरा हुआ है, जैसे उसने किसी अद्भुत खजाने को खोज लिया हो। वह सोचता है कि यह क्षण कितनी खास है और उसके दोस्तों की आंखों में चमक देखकर उसे और भी खुशी होती है। नानशिंग, जो अब केकड़े को पकड़ने के लिए तैयार है, थोड़ी घबराहट महसूस करता है। वह जियांग की ओर देखता है, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि वह सही कर रहा है। जियांग उसे प्रोत्साहित करते हुए कहता है, तुम कर सकते हो, बस ध्यान से। नानशिंग धीरे धीरे केकड़े की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह उसे पकड़ता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। उसके दोस्तों की हंसी और उत्साह का माहौल चारों ओर गूंजता है। गुतेंग और शीक्यू भी बारी बारी से केकड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हर बार जब कोई केकड़े को पकड़ता है तो वे एक दूसरे को उत्साहित करते हैं और उनकी हंसी से वातावरण में एक जादुई सा एहसास होता है। जियांग उन्हें बताता है कि केकड़े अक्सर पानी के किनारे छिपते हैं और उन्हें खोजने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह सुनकर सभी दोस्त और भी उत्सुक हो जाते हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं, चलो और भी केकड़े खोजते हैं, और इस तरह उनकी खोज एक नए रोमांच में बदल जाती है। जियांग शुआन और उसके दोस्त अब नदी के किनारे पर खड़े हैं, जहां पानी की लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं। चारों ओर की हरियाली और ताजगी से भरी हवा में एक नई ऊर्जा है। जियांग, जो अब अपने दोस्तों को केकड़े पकड़ने के लिए उत्साहित कर रहा है, उन्हें बताता है कि कैसे वे पानी के किनारे के पत्थरों के नीचे छिपे केकड़ों को खोजने की कोशिश करता है। गुतेंग और शिक्यू भी उसके पीछे खड़े हैं, उनकी आंखों में उत्सुकता और उम्मीद है। जैसे ही नानशिंग एक पत्थर को उठाता है, उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है।
देखो वहाँ एक है, वह चिल्लाता है और उसके दोस्तों की आंखों में चमक आ जाती है। जियांग भी उत्सुकता से उसकी ओर देखता है। नानशिंग ने एक और केकड़ा पकड़ लिया है और अब वह उसे अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उत्सुक है। यह तो बहुत बड़ा है, वह खुशी से कहता है। जियांग और उसके दोस्त उस क्षण को जीते हैं जैसे उन्होंने किसी अद्भुत चीज को खोज लिया हो। उनके हंसने और चिल्लाने की आवाजें चारों ओर गूंजती हैं और यह पल उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, जियांग शुआन और उसके दोस्त अब नदी के किनारे पर एकत्रित हो जाते हैं। उनके हाथों में पकड़े हुए केकड़े चमकते हैं और उनकी आंखों में खुशी की चमक है। जियांग जो अब इस अनुभव को अपने दोस्तों के साथ बांटने के लिए उत्सुक है, कहता है चलो हम इन केकड़ों को भूनते हैं। उसके शब्दों में एक उत्साह है जो सभी को प्रेरित करता है। सभी दोस्त एक साथ मिलकर एक छोटी सी आग जलाने की तैयारी करते हैं। लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए वे एक दूसरे से मजाक करते हैं और हंसते हैं। आग की लपटें आसमान में ऊंची उठती हैं और एक गर्माहट चारों ओर फैल जाती है। जैसे ही आग जलती है, जियांग और उसके दोस्त केकड़ों को भूनने के लिए तैयार होते हैं। उनकी आंखों में चमक है और वे एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है, नानशिंग चिल्लाता है और सभी दोस्त उसकी बात पर सहमति जताते हैं। जैसे जैसे केकड़े भुनते हैं, उनकी खुशबू हवा में फैल जाती है और यह एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। जियांग अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस पल का आनंद लेता है और वह सोचता है कि यह दिन उनके जीवन का सबसे यादगार दिन है। जैसे ही रात का अंधेरा चारों ओर फैलने लगता है, जियांग शुआन और उसके दोस्त आग के चारों ओर बैठे हैं। आग की लपटें उनके चेहरों पर हल्की रोशनी डालती हैं और चारों ओर एक गर्माहट का एहसास होता है। जियांग, जो अब अपने दोस्तों के साथ इस अद्भुत अनुभव को साझा कर रहा है, कहता है यह दिन सच में अद्भुत रहा है। उसकी आवाज में एक गहराई है जो सभी के दिलों को छू जाती है। नानशिंग, जो अभी भी उस केकड़े को पकाने की खुशी में डूबा है, कहता है हाँ यह सबसे अच्छा दिन है। सभी दोस्त एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उनकी हंसी से वातावरण में एक जादुई सा एहसास होता है। जैसे ही वे केकड़ों का स्वाद लेते हैं, उनकी आंखों में खुशी की चमक होती है। जियांग सोचता है कि यह पल हमेशा के लिए उनकी यादों में बसा रहेगा। रात की ठंडी हवा में एक हल्की सी खुशबू है जो आग से उठती है। सभी दोस्त एक दूसरे के साथ मिलकर इस पल को जीते हैं और वे जानते हैं कि यह अनुभव उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया है। जब चारों दोस्तों ने झरने के किनारे पर कदम रखा तो वहां का वातावरण एक अद्भुत शांति से भरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे पेड़ और चिड़ी की चिड़ियों के जैकैक शुआन ने लचीले पतले बेलों का उपयोग करके केकड़ों को एक साथ बांध दिया, जिससे एक बड़ा धागा बन गया। दिलचस्प बात यह थी कि जैसे ही दो या दो से अधिक केकड़े एक साथ आते, वे एक दूसरे के पंजों या पैरों को पकड़ लेते और आसानी से नहीं छोड़ते। यह उन्हें भागने में कठिनाई पैदा करता था। जियांग शुआन और उसके दोस्तों ने खुशी खुशी बड़े केकड़ों को बांस के आश्रय की ओर ले जाना शुरू किया। चिया शाओ ने बड़े केकड़ों की ओर इशारा करते हुए पूछा, जियांग हम केकड़ों को कैसे खाएंगे? गाओटेंग और अन्य तीनों ने भी जियांग शुआन की ओर देखा, जैसे उन्हें लगा हो कि केकड़ों के कठोर खोल को तोड़ना असंभव है। जियांग शुआन ने आत्मविश्वास से कहा, यह सरल है, बस उन्हें आग के गड्ढे में डाल दो और भूनो। उसने पहले आग को भड़काया, फिर आग के गड्ढे के बीच में जगह बनाई और सभी बड़े केकड़ों को डाल दिया। आग की लपटें तेजी से भड़क उठी। जियांग शुआन ने आग को भड़काने के बाद उसने ध्यान से देखा कि केकड़ों के खोल धीरे धीरे हरे भूरे रंग से लाल रंग में बदल रहे थे। यह दृश्य देखने में बेहद आकर्षक था, जैसे आग के भीतर एक नया जीवन जन्म ले रहा हो। लेकिन जियांग शुआन को यह भी याद था कि इन केकड़ों के अंदर परजीवी हो सकते हैं, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि वे पूरी तरह से पक जाएं। उसने एक लकड़ी के डंडे का उपयोग करके कोयले को केकड़ों पर ढक दिया ताकि वे अच्छी तरह से पक सकें। आग की गर्मी से केकड़ों के खोल काले हो गए, लेकिन वे कोयले में नहीं बदल गए थे। केकड़ों का मांस अंदर से सुरक्षित और स्वादिष्ट बना रहा। जियांग शुआन ने कुछ समय बाद केकड़ों को कोयले से बाहर निकाला और कहा, बहन मुझे तुम्हारा पत्थर का चाकू दो। चिया शाओ ने अपनी कमर से पत्थर का चाकू निकाला और जियांग शुआन को दे दिया। जियांग ने सबसे बड़े केकड़े को अलग रखा, उसे थोड़ी देर ठंडा होने दिया, फिर उसने उसके पंजों और पैरों को एक एक करके मोड़कर अलग कर दिया। जियांग शुआन ने पत्थर के चाकू से सबसे बड़े केकड़े का मुंह खोला और उसके गोल पेट को काटने लगा। यह एक नाजुक प्रक्रिया थी, जैसे वह किसी खजाने को खोल रहा हो। उसके मन में एक उत्साह था, क्योंकि वह जानता था कि इस केकड़े का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। जैसे ही उसने पेट को काटा, उसके अंदर का मांस बाहर आया जो सफेद और रसीला था। चारों दोस्तों की आंखों में चमक आ गई, जैसे उन्होंने किसी अद्भुत चीज को खोज लिया हो। जियांग ने केकड़े के मांस को सावधानी से बाहर निकाला और उसे एक पत्थर पर रखा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे वे एक नई दुनिया में कदम रख रहे हो। इस पल में उन्हें अपने संघर्षों और कठिनाइयों का कोई एहसास नहीं था, बस एक दूसरे के साथ बैठकर इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का उत्साह था। जियांग ने कहा, यहाँ इसे खाओ। उसने मांस का एक टुकड़ा चिए शाओ को दिया। चिए शाओ ने उसे चखा और उसकी आंखें चमक उठी। यह तो बहुत स्वादिष्ट है, उसने कहा। जियांग शुआन ने धीरे धीरे सभी केकड़ों को खोला और उनके मांस को बाहर निकाला। चारों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ मिलकर उस मांस का आनंद लिया। जैसे जैसे वे खाते गए, उनकी हंसी और बातें गूंजने लगीं। इस समय वे सब एक परिवार की तरह महसूस कर रहे थे, जो कठिनाइयों को भुलाकर बस एक साथ थे। झरने की आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट ने इस पल को और भी खास बना दिया। जियांग ने कहा, यह खाना हमारे लिए एक उपहार है, हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। चियशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अगली बार हम और भी केकड़े पकड़ेंगे। गाओ टेंग ने मजाक में कहा, हमें तो एक बड़ा बर्तन चाहिए होगा। सबने हंसते हुए सहमति जताई। इस पल में उन्होंने न केवल एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने बंधन को भी मजबूत किया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, चारों दोस्तों ने अपने खाने का आनंद लेते हुए आसमान में रंग बिरंगे बादलों को देखा। यह दृश्य एक जादुई अनुभव था, जैसे प्रकृति ने उनके लिए एक विशेष शो तैयार किया हो। जियांग शुआन ने कहा, देखो आसमान कितना सुंदर है।
चिया शाओ ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, हाँ यह तो एक सपना जैसा है। गाओ टेंग ने कहा, हमेशा के लिए इस पल को याद रखना चाहिए। शी क्यू ने कहा, हमारे पास एक दूसरे का साथ है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इस पल में उन्होंने न केवल एक अद्भुत भोजन का आनंद लिया, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सबसे खूबसूरत क्षणों को भी साझा किया। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक नई यात्रा की शुरुआत की। एक शांत सुबह थी जब चारों दोस्त समुद्र तट पर बैठे थे। हवा में नमकीन पानी की खुशबू थी और लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन ने कि ये नहीं है क्योंकि ये जहरीले हो सकते हैं, उसने समझाया। यह सुनकर चारों की धड़कनें तेज हो गई और उन्होंने ध्यान से उन हिस्सों को याद कर लिया जो नहीं खाने चाहिए। ठीक है, बाकी खा सकते हैं, जियांग ने कहा। बड़े केकड़े भाप छोड़ रहे थे, उनके अंडे भरे हुए थे और मांस सफेद और सुगंधित था। जियांग ने केकड़े के अंडे को खोल में डालकर बांस की एक पट्टी को छीलकर ची शाओ को दिया। दीदी, पहले तुम इसे आजमाओ। ची शाओ ने केकड़े का खोल लिया, बांस की पट्टी से कुछ अंडे उठाए और मुंह में डाल दिए। स्वाद ने उसके तालू पर एक जादुई अनुभव बिखेर दिया। उसकी आंखें चमक उठी। बहुत स्वादिष्ट, ची शाओ ने एक्सक्लेम किया। उसने खाना शुरू किया, जिससे गौ तेंग और अन्य लोग लार टपकाने लगे। जियांग हंसते हुए बोला, मांस भी बहुत स्वादिष्ट है। उसने बड़े केकड़े को काटकर गौ तेंग, शी क्यू और नान शिंग को मांस बांटा। तीनों ने पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट अनुभव नहीं किया था। जियांग ने बड़े केकड़े को काटकर मांस निकालना शुरू किया। उसने चट्टानों का उपयोग करके बड़े पंजों और केकड़े के पैरों को तोड़ते हुए मांस को बाहर निकाला। चीशाओ और गौ तेंग ने बारी बारी से काम किया, जबकि जियांग ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। जैसे जैसे उन्होंने कई केकड़ों को खोलना सीखा, उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक आ गई। उन्होंने ध्यान से उन हिस्सों को पहचान लिया जो खाने योग्य थे और जो नहीं। अब वे केवल केकड़े के अंडे और मांस का स्वाद नहीं ले रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने हाथों में केकड़े को तोड़ने का आनंद भी लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चारों दोस्त तेजी से केकड़े खा रहे थे। वे चट्टानों पर बैठकर मांस को तोड़ते और एक दूसरे के साथ मजाक करते। गौ तेंग ने एक बड़ा पंजा तोड़ते हुए कहा, यह स्वादिष्ट है, लेकिन मांस बहुत कम है। सभी ने सहमति जताई। जियांग ने हंसते हुए कहा, यह कोई मुख्य भोजन नहीं है, चलो कुछ और खाते हैं। चारों ने एक दूसरे की आंखों में उत्साह देखा, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि अगर वे अधिक केकड़े खाएंगे तो उन्हें पेट में दर्द हो सकता है। जियांग ने भी फिर से चट्टानों का उपयोग करते हुए एक और बड़ा केकड़ा खोला। उसके हाथों में मांस का टुकड़ा था और वह उसे सभी को बांटने लगा। गौ तेंग, शिक्यू और नानशिंग ने अपनी आंखों में चमक देखी, जैसे उन्होंने किसी खजाने को पाया हो। यह मांस बहुत स्वादिष्ट है, नानशिंग ने कहा। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। सभी ने एक साथ मांस का आनंद लिया और जैसे जैसे वे खाते गए, उनकी भूख और बढ़ती गई। चीशाओ ने एक केकड़ा तोड़ते हुए कहा, यह तो अद्भुत है। उन्होंने चट्टानों पर बैठकर मांस को तोड़ते हुए एक दूसरे के साथ मजाक किया और समुद्र की लहरों की आवाज उनके आनंद को और बढ़ा रही थी। जैसे ही उन्होंने और केकड़े खाए, उनकी हंसी और खुशी ने समुद्र तट को भर दिया। जियांग ने कहा, अगर हम और केकड़े पकड़ते हैं तो हमें पेट में दर्द हो सकता है। सभी ने सहमति जताई, लेकिन उनकी आंखों में और केकड़े खाने की इच्छा थी। जब उन्होंने सभी केकड़े खा लिए तो गौ तेंग ने आखिरी केकड़े के पंजे को तोड़ते हुए कहा, स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन मांस बहुत कम है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई मुख्य भोजन नहीं है, चलो कुछ और खाते हैं। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक हल्की सी निराशा थी, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि उन्हें पेट में दर्द से बचना है, इसलिए उन्होंने कुछ जंगली फल और पौधों की जड़ों को खाकर अपने पेट को भरने का निर्णय लिया। जैसे ही वे फल खा रहे थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ मजाक किया और हंसते हुए कहा, कम से कम यह हमें ताजगी देता है। जंगली फलों की मिठास ने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। फिर उन्होंने एक आश्रय बनाने का काम शुरू किया। बांस का आश्रय बहुत साधारण था और लंबे समय तक रहने के लिए उन्हें एक ऐसा घर बनाना था जो हवा और बारिश से वास्तव में सुरक्षा कर सके। चारों दोस्तों ने मिलकर एक मजबूत आश्रय बनाने की योजना बनाई। उन्होंने बांस और पत्तियों का उपयोग करते हुए एक ठोस ढांचा तैयार किया। जियांग ने कहा, हमें इसे मजबूत बनाना होगा ताकि यह हमें बारिश और तेज हवाओं से बचा सके। सभी ने मेहनत से काम किया और उनके हाथों में थकान थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद थी। जैसे जैसे वे काम करते गए, उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। हम इसे कर सकते हैं, ची शाओ ने उत्साह से कहा। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। उन्होंने अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस किया, माइनस ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती लहरों की आवाज। यह सब उनके प्रयासों को और भी महत्वपूर्ण बना रहा था। अंत में जब उन्होंने आश्रय का ढांचा तैयार कर लिया तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। हमने यह किया, गौ तेंग ने खुशी से कहा। यह एक नई शुरुआत थी और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने नए घर का सपना देखा। एक बांस का घर बनाना एक विशाल परियोजना है, विशेषकर जब हम पत्थर या लकड़ी के घरों का निर्माण कर रहे हैं। अध्यकोष्ठ आमतौर पर बहुत ऊंचा और सीधा बढ़ता है, इसका वजन अपेक्षाकृत हल्का होता है और यह टिकाऊ होता है, जिससे इसे घर बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। लेकिन एक समस्या थी, इसे काटना के पॉकेट्स ईंट। जियांग शुआन ने गौ तेंग से कहा, सभी बांस की पत्तियों और शाखाओं को बांस के आधार के चारों ओर इकट्ठा करो, फिर आग जलाकर इसे जलाओ, लेकिन बहुत सावधान रहना कि पूरी बांस की वनस्पति में आग न लग जाए। गौ तेंग ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, हम सावधान रहेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हर व्यक्ति एक आग की ढेर के लिए जिम्मेदार है। जियांग शुआन ने बांस के ग्रोव में एक अपेक्षाकृत बड़े खाली स्थान का चयन किया, फिर मोटी बांस की पत्तियों और जमीन पर पड़ी मृत बांस को एक बांस के आधार के पास इकट्ठा किया। चीशाओ ने बांस के शेड से एक जलती हुई बांस की लकड़ी लाकर जियांग शुआन द्वारा इकट्ठा की गई बांस की पत्तियों और मृत बांस को प्रज्वलित करने के लिए लाया। क्रैकल क्रैकल, आग तेजी से भड़क उठी और उच्च तापमान के तहत बांस की सतह से जल्द ही बहुत सारा तेल और भाप निकलने लगा, जिससे हिस्सिंग की आवाज आई। चीशाओ जियांग शुआन के पास बैठ गई, वह भी एक बांस को जलाने के लिए मृत बांस और पत्तियां इकट्ठा कर रही थी। वह कभी कभी जियांग शुआन को देखती थी, उसे एहसास
एहसास हुआ कि यह भाई पहले से अलग लगता है, हमेशा कुछ अजीब तरीकों के साथ आता है। शायद उनके जनजाति का विनाश उसे उत्तेजित कर रहा था, जिससे वह विकसित हो रहा था। ची ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। जियांग शुआन का विकास एक अच्छी बात थी। जियांग शुआन ने गऊ-तेंग ने बांस के जंगल में एकत्रित बांस की पत्तियों और शाखाओं के चारों ओर एक हल्की सी धुंधल का महसूस किया। जैसे ही आग की लपटें उठी, एक हल्की सी गर्माहट ने उनके चेहरे को छू लिया। जियांग शुआन ने देखा कि आग ने बांस की सतह को कैसे चूमा, जिससे वह सुनहरी रंग में चमकने लगा। चिशाओ ने जियांग शुआन की ओर देखा, उसकी आंखों में एक प्रश्न था, क्या यह सच में काम करेगा? जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह एक पुरानी विधि है। जैसे ही आग ने बांस को घेर लिया, एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई जो उनके दिलों की धड़कन को तेज कर रही थी। चारों ओर की हवा में धुएं की गंध थी, जो एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण कर रही थी। जियांग शुआन ने अपने हाथों से बांस की लकड़ी को पकड़कर उसे और अधिक जलाने के लिए झुकाया। चिशाओ ने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर बांस को जलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आग की लपटें जैसे जैसे ऊंची होती गईं, उनके दिलों में एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हुई। यह एक नई शुरुआत थी, एक नया घर बनाने की दिशा में पहला कदम। जैसे ही आग ने बांस को चूमा, एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। जियांग शुआन ने देखा कि बांस की सतह से तेल निकलने लगा और यह एक सुनहरी चमक में बदलने लगा। चिशाओ ने उत्सुकता से देखा, उसकी आंखों में चमक थी। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? उसने जियांग शुआन से पूछा। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन यह एक अद्भुत प्रक्रिया है। आग की लपटें तेजी से बढ़ रही थी और बांस के चारों ओर एक हल्की सी धुंधलका छा गया था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल बांस का जलना नहीं था, बल्कि यह उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। जैसे जैसे आग ने बांस को अपने आगोश में लिया, उसने अपने मन में एक संकल्प किया कि वह अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर घर बनाएगा। चिशाओ ने उसकी आंखों में देखा और उसे लगा कि वह उसके विचारों को समझ रही है। हम इसे सफल बनाएंगे, उसने कहा। उसकी आवाज में विश्वास था। जियांग शुआन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, हाँ, हम इसे सफल बनाएंगे। इस क्षण में उन्होंने एक दूसरे के प्रति एक गहरा संबंध महसूस किया, जैसे कि वे एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों। आग की लपटों ने उनके दिलों में एक नई आशा जगाई। जियांग शुआन ने जब देखा कि खुली जगह तैयार हो गई है, तो उसके मन में एक नई आशा की किरण जाग उठी। उसने चारों ओर देखकर महसूस किया कि यह स्थान उनके नए घर के लिए एक आदर्श आधार था। हवा में हल्की सी गंध थी, जैसे कि जलती हुई लकड़ी की खुशबू और ताजगी का मिश्रण। उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, अब हमें इस स्थान पर बांस का घर बनाना है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। चिशाओ ने कहा, हम इसे जल्दी से बना सकते हैं। जियांग ने सोचा कि अगर वह खुद गड्ढे खोदने की कोशिश करेगा तो यह बहुत समय लेगा, इसलिए उसने निर्णय लिया कि जीवित बांस को खंभों के रूप में छोड़ना सबसे अच्छा होगा। उसने सभी को निर्देश दिया कि जल चुके बांस की शाखाएं और पत्तियां काटें और उन्हें सही लंबाई में जलाने के लिए तैयार करें। सभी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और उनकी मेहनत ने धीरे धीरे एक नई संरचना का निर्माण करना शुरू कर दिया। जियांग ने देखा कि कैसे लताएं बांस के खंभों को जोड़ रही थीं और यह दृश्य उसे बहुत प्रेरित कर रहा था। उसने महसूस किया कि यह केवल एक घर नहीं था, बल्कि यह उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, जियांग शुआन और उसके साथी अपने काम में लगे रहे। सूरज की किरणें अब धीरे धीरे ढलने लगी थी और आसमान में हल्का नारंगी रंग छा गया था। जियांग ने देखा कि उनके चारों ओर का वातावरण कितना बदल रहा था। बांस की झाड़ी में एक अद्भुत शांति थी और केवल जलने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपने हाथों में जलते हुए बांस की लकड़ी को महसूस किया और उसकी गर्मी ने उसे और भी प्रेरित किया। उसने सोचा कि जब यह घर बन जाएगा तो यह उनकी मेहनत का फल होगा। सभी ने मिलकर काम किया और हर कोई अपने अपने हिस्से को पूरा करने में जुटा था। चिशाओ ने एक बार फिर से बांस को खींचते हुए कहा, हम इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। जियांग ने उसकी बात पर सहमति जताई और कहा, हाँ, हमें इसे जल्दी करना होगा। सभी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे एक नया घर आकार लेने लगा। जियांग ने महसूस किया कि यह केवल एक संरचना नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का नया अध्याय था। उन्होंने अपने दिल में एक नई आशा का अनुभव किया और यह सोचकर ही उन्हें खुशी मिल रही थी कि वे एक साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराने लगा, जियांग शुआन और उसके साथी अपने काम में लगे रहे। उन्होंने देखा कि आसमान में तारे चमकने लगे हैं और चांद की रोशनी ने उनके काम को एक जादुई रूप दे दिया। बांस की झाड़ी में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे सभी को एक ताजगी का अनुभव हो रहा था। जियांग ने अपने हाथों में जलते हुए बांस की लकड़ी को महसूस किया और उसकी गर्मी ने उसे और भी प्रेरित किया। उसने सोचा कि जब यह घर बन जाएगा तो यह उनकी मेहनत का फल होगा। सभी ने मिलकर काम किया और हर कोई अपने अपने हिस्से को पूरा करने में जुटा था। चिशाओ ने एक बार फिर से बांस को खींचते हुए कहा, हम इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। जियांग ने उसकी बात पर सहमति जताई और कहा, हाँ, हमें इसे जल्दी करना होगा। सभी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे एक नया घर आकार लेने लगा। जियांग ने महसूस किया कि यह केवल एक संरचना नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का नया अध्याय था। उन्होंने अपने दिल में एक नई आशा का अनुभव किया और यह सोचकर ही उन्हें खुशी मिल रही थी कि वे एक साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। अंततः जब रात की गहराई में सब कुछ शांत हो गया तो जियांग शुआन ने अपने काम को पूरा होते हुए देखा। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उन्होंने जो मेहनत की थी वह अब एक सुंदर संरचना में बदल चुकी थी। बांस का घर अब खड़ा था और उसकी दीवारें मजबूत और स्थिर थीं। उसने अपने साथी की ओर देखा जो थके हुए लेकिन संतुष्ट थे। चिशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने इसे कर दिखाया। जियांग ने उसकी ओर देखा और कहा, यह हमारी एकता का परिणाम है। सभी ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर गर्व की चमक थी। जियांग ने सोचा कि यह केवल एक घर नहीं था, बल्कि यह उनकी मेहनत, संघर्ष और एकता का प्रतीक था। उसने महसूस किया कि इस घर में केवल दीवारें नहीं थी, बल्कि यह उनकी नई जिंदगी का आरंभ था। उसने अपने दिल में एक नई आशा का अनुभव किया और यह सोचकर ही उन्हें खुशी मिल रही थी कि वे एक साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। अब जब वे इस
इस नए घर में रहेंगे तो यह उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय होगा। आखिरकार वह घर बनकर तैयार हो गया। जियांग शुआन उस बांस के घर के अंदर खड़ा था जिसे उसने खुद बनाया था। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन उस घर में खड़े होकर उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। एक घर केवल खाने और सोने की जगह नहीं है, यह एक स्थायी आश्रय का प्रतीक है। बिना घर के इंसान खुद को भटका हुआ महसूस करता है, जैसे बिना जड़ों के जलकुंभी। अब से यह हमारा घर होगा, जियांग शुआन ने सभी की ओर इशारा करते हुए घोषणा की। चीशाओ, गौ तेंग और अन्य सभी भी उतने ही उत्साहित थे। एक घर के साथ वे रात में आराम से सो सकते थे, बिना हर रात डर के पहरा दिए। लेकिन बांस का घर अंदर से खाली था और इसे फर्नीचर की आवश्यकता थी। सबसे पहले उन्हें कुछ बिस्तर बनाने की जरूरत थी, क्योंकि जियांग शुआन नहीं चाहता था कि वे हमेशा ठंडी, नम जमीन पर सोएं। बिस्तर बनाने के लिए सामग्री भी बांस ही होगी। जियांग शुआन के दिल में एक नई आशा का संचार हो रहा था। बांस के घर की दीवारों में एक नई कहानी छिपी थी, जो उनके संघर्ष और मेहनत की गवाही दे रही थी। चारों ओर बांस की खुशबू और ताजा लकड़ी की महक थी, जो उन्हें एक नई शुरुआत का एहसास दिला रही थी। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों की ओर देखा, उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वे एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे हों। चलो, अब हमें बिस्तर बनाने का काम शुरू करना चाहिए, उसने कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। बांस के टुकड़ों को काटकर उन्हें एक साथ जोड़ने का काम शुरू हुआ। ची शाओ ने बांस के टुकड़ों को एकत्र किया, जबकि गऊ तेंग ने उन्हें सही आकार में काटने का कार्य संभाला। उनकी मेहनत और एकजुटता ने उन्हें एक परिवार की तरह जोड़ दिया। हर एक टुकड़ा, हर एक जोड़ उनके नए जीवन की नींव रख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बांस का घर धीरे धीरे सजने लगा। बिस्तर बन जाने के बाद उन्होंने घर के अन्य हिस्सों को भी व्यवस्थित करना शुरू किया। ची शाओ ने एक कोने में एक छोटी सी मेज बनाई, जहां वे खाना खा सकते थे। गऊ तेंग ने दीवारों पर कुछ चित्र बनाए, जो उनके जीवन की खुशियों को दर्शाते थे। हर एक वस्तु, हर एक सजावट उनके संघर्ष की कहानी कह रही थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक घर नहीं, बल्कि उनके सपनों का प्रतीक था। जब वे सभी एक साथ बैठकर खाना खाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे वे एक परिवार की तरह हैं। घर की दीवारों में अब हंसी की गूंज थी, और हर एक दिन एक नई खुशी लेकर आता था। इस नए जीवन में उन्होंने एक दूसरे का सहारा बना लिया था। बांस के घर में बिताए गए समय ने उन्हें एक नई पहचान दी। अब वे केवल जीवित रहने के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक खुशहाल जीवन जीने के लिए भी प्रयास कर रहे थे। जियांग शुआन ने देखा कि उनके पास अब एक स्थायी आश्रय है, जहां वे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई सुबह का स्वागत किया। सूरज की किरणें बांस के घर पर पड़ रही थी और चारों ओर हरियाली थी। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। हमने यह सब एक साथ किया है, जियांग शुआन ने गर्व से कहा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, और उनके चेहरों पर संतोष और खुशी थी। यह घर उनके लिए केवल एक आश्रय नहीं था, बल्कि उनके सपनों की सच्चाई बन चुका था। रात का समय था और जियांग शुआन बांस के बिस्तर पर लेटा हुआ था, दरवाजे की ओर देखते हुए और चूल्हे में जलती हुई लपटों को देख रहा था। उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था, जैसे कि उसने अपने जीवन में पहली बार सच्ची संतोष की अनुभूति की हो। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जो उसके दिल में उमड़ते हुए विचारों को दर्शा रही थी। अब से सब कुछ बेहतर होगा, उसने सोचा, और इस विचार ने उसे और भी अधिक सुकून दिया। चूल्हे की गर्मी ने उसे अपने चारों ओर सुरक्षा का एहसास कराया। बाहर की ठंडी हवा और रात की शांति ने उसके मन को और भी अधिक शांति दी। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ बिताए गए समय की यादों को संजोया। उनकी हंसी और खुशियों की गूंज उसके दिल में बसी हुई थी। उसने महसूस किया कि यह केवल एक बांस का घर नहीं था, बल्कि यह उनके सपनों का प्रतीक था। यह एक नया जीवन था, जहां वे एक साथ रह सकते थे, एक दूसरे का सहारा बन सकते थे। जियांग शुआन ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे नींद में डूबने लगा। उसकी मुस्कान और भी गहरी होती गई। जैसे ही सुबह की पहली किरणें बांस के घर में प्रवेश करती हैं, जियांग शुआन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सूरज की रोशनी ने कमरे को सुनहरे रंग में रंग दिया, और उसने अपने दोस्तों को बांस के बिस्तरों पर सोते हुए देखा। एक नई ऊर्जा उसके भीतर जाग उठी। उसने उठकर चूल्हे की ओर देखा, जहां रात की आग अब धीरे धीरे बुझ रही थी। उसने सोचा कि आज का दिन एक नई शुरुआत है। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों को जगाने का निर्णय लिया। उसने हल्की आवाज में कहा, उठो दोस्तों, एक नया दिन शुरू हो चुका है। उसकी आवाज में उत्साह था, जो सभी को जगाने के लिए काफी था। धीरे धीरे सभी ने अपनी आंखें खोली और एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। इस नए दिन की शुरुआत ने उन्हें एक नई उम्मीद दी। उन्होंने एक साथ मिलकर नाश्ता तैयार किया, और चूल्हे की गर्मी में बैठकर उन्होंने अपने भविष्य के सपनों के बारे में चर्चा की। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। सभी की आंखों में चमक थी और उनके दिलों में एक नई उमंग। गृह निर्माण का कार्य पूरा भोजन का सारा और भोजन का सामना करना तारी रागोई से शीदा सा को केंद्रिया जलसरोवर या बता दिसी बस। लेकिन जियांग शुआन को अपने प्रतीत की यादों से पता था कि दक्षिणी वन क्षेत्र में बर्फबारी होने वाली है। ऐसे ही सर्दी आती है, भारी बर्फ पहाड़ों को ढंको रहे ताकि जाने वाली कठोर सर्दी का सामना कर सके। जियांग शुआन ने लंबे समय तक सोचा, और उसने पौधों की जड़ों को खोदने और मछली पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। जड़ वाली सब्जियां लंबे समय तक टिकती हैं और मछलियां तालाब में सर्दी तक रखी जा सकती हैं, जिससे बर्फबारी के बाद खराब होने की चिंता समाप्त हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों प्रकार के भोजन प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान और प्रचुर मात्रा में है। पौधों की जड़ों और तालाबों को खोदने के लिए एक उपयुक्त खोदने का उपकरण बनाना आवश्यक था, अन्यथा लकड़ी की छड़ें और हाथों का उपयोग करना बहुत समय लेगा। जियांग शुआन ने सावधानी से विचार किया और 2 हड्डी के हल बनाने का निर्णय लिया। हड्डी का हल, जो एक फावड़े के समान होता है, विशेष रूप से जनजाति द्वारा मिट्टी खोदने के लिए उपयोग किया जाता है।
हड्डी के हल को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री में एक जंगली जानवर का स्कैपुला, छिद्र बनाने के लिए एक तेज पत्थर, एक सीधा लकड़ी का डंडा और सुरक्षित बंधन के लिए रस्सी शामिल है। ये सामग्री प्राप्त करना कठिन नहीं है। कुछ दिन पहले ची शाओ द्वारा लगाए गए एक फंदे में एक हरा मुंतजैक फंसा था, जो एक हिरण के समान था लेकिन इसके छोटे सींग थे। मांस खा लिया गया था, लेकिन हड्डियां, जिनमें 2 चौड़े स्कैपुला शामिल थे, छोड़ दिए गए थे। जियांग शुआन ने अपने मन में ठान लिया कि उसे हड्डी के हल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करनी होगी। उसने अपने चारों ओर देखा, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बर्फ की पहली परतें दिखाई देने लगी थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे-धीरे गिर रही थीं, जैसे कि प्रकृति खुद उसे संकेत दे रही हो। उसने सोचा कि उसे सबसे पहले उस जंगली जानवर की हड्डियों को इकट्ठा करना चाहिए, जो ची शाओ के द्वारा पकड़ा गया था। वह उस स्थान पर गया जहां मुंतजैक का शिकार हुआ था। वहां पहुंचकर उसने हड्डियों को ध्यान से देखा। हड्डियां मजबूत थीं और उनमें से 2 स्कैपुला विशेष रूप से उपयोगी लग रहे थे। जियांग ने उन्हें उठाया और अपने कंधे पर लाद लिया। हड्डियों का भारीपन उसके कंधे पर महसूस हो रहा था, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि सर्दियों के लिए भोजन का प्रबंध हो सके। जैसे ही वह वापस लौटने लगा, उसने अपने चारों ओर की प्रकृति की आवाजों को सुना। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं एक जलधारा की कलकल ध्वनि। यह सब उसे प्रेरित कर रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अब मेहनत करेगा, तो सर्दी में उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसने अपने कदम तेज कर दिए और घर की ओर बढ़ने लगा। घर पहुंचकर जियांग ने हड्डियों को एक कोने में रखा और अपने मन में योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि अब उसे एक तेज पत्थर की आवश्यकता होगी जिससे वह हड्डियों में छिद्र बना सके। वह फिर से बाहर निकला। इस बार उसने अपने चारों ओर ध्यान से देखा। पहाड़ों की चोटी पर हल्की बर्फ की परतें थीं और ठंडी हवा उसके चेहरे पर थपकी दे रही थी। उसने अपने कदमों को तेज किया और एक छोटे से नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसने पहले से ही कुछ तेज पत्थर देखे थे। वहां पहुंचकर उसने उन पत्थरों को ध्यान से छांटा। हर एक पत्थर को छूते हुए उसने उसकी कठोरता और तेज धार को महसूस किया। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। उसे सही पत्थर चुनना था। अंततः उसने एक पत्थर को चुना जो उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा। उसे लगा जैसे यह पत्थर उसके लिए भाग्य लेकर आया है। वह उसे लेकर घर लौट आया और अब उसके पास हड्डी के हल बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री थी। उसने अपने मन में यह सोचते हुए एक गहरी सांस ली कि अब उसे इसे बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। घर लौटने के बाद जियांग ने अपने सभी सामग्रियों को एकत्र किया। उसने हड्डियों को एक साफ जगह पर रखा और पत्थर को ध्यान से देखा। अब उसे एक सीधा लकड़ी का डंडा चाहिए था, जो उसे तालाब में खोदने में मदद करेगा। उसने फिर से बाहर जाकर चारों ओर देखा। जंगल में पेड़ अपनी शाखाएं फैलाए हुए थे, जैसे कि उसे बुला रहे हों। उसने एक मजबूत और सीधा डंडा खोजने के लिए जंगल में प्रवेश किया। वहां उसने कई डंडे देखे, लेकिन एक डंडा उसे सबसे अच्छा लगा। वह उसे खींचकर बाहर लाया और उसकी मजबूती को महसूस किया। यह डंडा उसके लिए एक आदर्श उपकरण था। अब उसके पास सभी आवश्यक सामग्री थी। उसने सोचा कि अब उसे इन सामग्रियों को एक साथ जोड़ने के लिए रस्सी की आवश्यकता होगी। उसने फिर से अपने चारों ओर देखा और कुछ घास की रस्सी बनाई। यह एक सरल प्रक्रिया थी, लेकिन उसके मन में एक गहरी संतोष की भावना थी। उसने सभी सामग्रियों को एकत्रित किया और एक जगह पर बैठ गया, जहां उसने अपने हाथों में हड्डियों और डंडे को रखा। अब वह हड्डी के हल को बनाने की प्रक्रिया में जुट गया। जियांग शुआन नदी के किनारे खड़ा था। उसके हाथों में एक जानवर की स्कैपुला थी, जो त्रिकोणीय आकार की थी, जैसे किसी कुदाल का आकार। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी, जैसे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। वह एक खुरदरे पत्थर पर स्कैपुला को घिस रहा था और हर बार जब वह उसे घिसता, तो स्क्रैप 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 की आवाज सुनाई देती। नदी का पानी हल्का हल्का बह रहा था और उसके साथ साथ एक ठंडी हवा भी चल रही थी, जो उसके चेहरे पर ठंडक का एहसास करा रही थी। अचानक चीशाओ, एक जिज्ञासु मित्र, उसके पास आया और पूछा, शुआन, तुम जानवर की हड्डियां क्यों घिस रहे हो? जियांग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं एक बोन प्लाव बनाने जा रहा हूँ। चीशाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें बोन प्लाव बनाना आता है? उनकी आश्चर्यचकित आवाज ने जियांग को और भी उत्साहित किया। हाँ, मैंने अपने कबीले के लोगों को इसे बनाते हुए देखा है और मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। अगर सफल हो गया तो यह जाल बनाने और जंगली सब्जियां उगाने में बहुत मदद करेगा। यह सुनकर चीशाओ ने एक और स्कैपुला उठाई और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियांग ने खुशी से कहा, ठीक है। अब दोनों मिलकर काम करने लगे और जियांग ने महसूस किया कि अकेले काम करने की तुलना में यह कितना आसान था। जियांग शुआन और चीशाओ ने मिलकर स्कैपुला को घिसने का काम शुरू किया। जैसे ही उन्होंने हड्डियों को पीसना शुरू किया, नदी का पानी हल्का हल्का बहता रहा और आसपास की चिड़ियों की चहचहाट ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। जियांग ने कहा, ये हड्डियां बहुत कठोर होती हैं, इन्हें चिकना करने में काफी समय लगता है। चीशाओ ने उत्साह से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इससे काम जल्दी होगा। जियांग ने देखा कि उसके दोस्त की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह इस कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो। तभी गुतेंग, शिक्यू और नानशिंग भी वहां आए और उन्होंने कहा, हम भी मदद करेंगे। जियांग ने नानशिंग से कहा, तुम कुछ पतले लेकिन मजबूत रस्सियां बनाने के लिए छाल लाओ। नानशिंग ने तुरंत हाँ कहा और छाल की तलाश में निकल पड़ा। जियांग ने गुतेंग और शिक्यू से कहा, 2 छोटे पेड़ काट दो जो पत्थर की भाले बनाने के लिए उपयुक्त हों। यह सुनकर सभी दोस्त उत्साह से काम में जुट गए। जियांग ने महसूस किया कि जब दोस्त एक साथ होते हैं तो काम कितना आसान और मजेदार हो जाता है। जैसे ही नानशिंग ने छाल इकट्ठा की, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसने सोचा कि यह काम कितना मजेदार है और वह अपने दोस्तों की मदद करके गर्व महसूस कर रहा था।
वह जानता था कि कबीले में यह काम बच्चों के लिए आम था, लेकिन वह हमेशा से कुछ खास करना चाहता था। जियांग ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, नानशिंग। अब हमें इन रस्सियों की जरूरत है ताकि हम बोन प्लाव को मजबूत बना सकें। नानशिंग ने गर्व से कहा, मैं जल्दी से इसे तैयार कर दूंगा। उसके बाद जियांग ने गुतेंग और शिक्यू को देखा जो पेड़ काटने में व्यस्त थे। उनकी मेहनत और उत्साह ने जियांग को प्रेरित किया। वह जानता था कि यह सब मिलकर काम करने का परिणाम है और यह उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाएगा। जैसे ही उन्होंने पेड़ काटे, लकड़ी की खड़खड़ाहट और चिड़ियों की चहचहाट ने वातावरण को जीवंत बना दिया। जियांग ने सोचा कि यह एक नई शुरुआत है और वह अपने कबीले के लिए कुछ खास करने जा रहा है। जियांग शुआन और उसके दोस्त अब अपने काम के अंतिम चरण में थे। उन्होंने स्कैपुला को अच्छी तरह से घिस लिया था और अब वे तैयार थे अपने बोन प्लाव को बनाने के लिए। जियांग ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, अब हमें इसे एक साथ जोड़ने की जरूरत है। यह हमारा प्रयास है और हमें इसे सफल बनाना है। सभी ने उत्साह से सहमति जताई। नानशिंग ने रस्सियां लाकर दी और जियांग ने उन्हें जोड़ने का काम शुरू किया। जैसे ही उन्होंने काम किया, उनके दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। यह केवल एक औजार नहीं था, बल्कि यह उनकी मेहनत और दोस्ती का प्रतीक था। जैसे जैसे वे इसे बनाते गए, उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की चमक बढ़ती गई। जियांग ने सोचा कि यह पल उनके जीवन का सबसे खास पल है। उन्होंने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हमने इसे किया। सभी ने एक साथ खुशी से चिल्लाया और यह पल हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया। यह एक नई शुरुआत थी और वे जानते थे कि यह केवल एक औजार नहीं, बल्कि उनके भविष्य की दिशा भी तय करेगा। जियांग शुआन ने डंडों को आग के गड्ढे के पास रखा और आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया। उसने देखा कि कैसे लपटें डंडों की सतह को छू रही थी और धीरे धीरे नमी को वाष्पित कर रही थी। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे आग ने अपने जादू से उन्हें नया जीवन दे रही हो। जियांग ने महसूस किया कि यह प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे डंडे गर्म होते गए, उन्होंने ध्यान से उन्हें पलटा ताकि सभी हिस्से समान रूप से सूख सकें। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी रहस्यमय शक्ति के साथ काम कर रहा हो। उसने सोचा कि यह केवल एक साधारण उपकरण नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक है। जियांग ने डंडों को देखकर सोचा कि अगर वह इसे सही तरीके से कर सके तो यह उनके जीवन को बदल सकता है। उसने अपने हाथों को डंडों पर चलाया और महसूस किया कि वे अब अधिक मजबूत और स्थिर हो गए हैं। जैसे ही वह उन्हें आग से हटा रहा था, उसने देखा कि उसके साथी उसे उत्सुकता से देख रहे हैं। उनकी आंखों में उम्मीद और विश्वास था। जियांग ने सोचा कि यह पल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस काम को पूरी मेहनत और लगन से करेगा। जियांग शुआन ने डंडों को आग से हटाकर उन्हें एक कोने में रख दिया। उसने देखा कि वे अब ठंडे हो चुके हैं और उनकी सतहें अधिक मजबूत हो गई हैं। उसने सोचा कि यह सही समय है, अब उसे उन्हें स्कैपुला के साथ जोड़ने का काम करना है। उसने तेज धार वाले पत्थरों को उठाया और डंडों के नीचे के सिरे को समतल करना शुरू किया। उसकी उंगलियां पत्थरों की ठंडक को महसूस कर रही थीं और वह ध्यान से काम कर रहा था। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, उसके मन में विचार आ रहे थे कि यह उपकरण उनके जीवन को कैसे बदल सकता है। उसने सोचा कि अगर वह इसे सही तरीके से बना सके तो यह उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। जियांग ने डंडों के दूसरे सिरे पर खांचे काटने का काम शुरू किया। उसकी आंखें ध्यान से काम कर रही थीं और उसने महसूस किया कि यह एक कला है। उसने सोचा कि यह केवल एक साधारण उपकरण नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक है। जियांग ने अपने काम को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से प्रयास किया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस काम को पूरी लगन से करेगा। जियांग शुआन ने बोन प्लाव के निर्माण के दौरान अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस किया। बांस के घने जंगल की ताजगी भरी खुशबू, मिट्टी की गंध और लकड़ी की महक ने उसे एक अद्भुत अनुभव दिया। उसके हाथों में काम करते समय वह हर एक रस्सी और पोल को छूकर उसकी मजबूती का अनुभव कर रही थी। जब उसने बंधन को कसने के लिए रस्सियों को मोड़ा तो एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जो उसके प्रयासों की गूंज थी। उसके दोस्तों की आवाजें जो उसे प्रेरित कर रही थी, उसकी नाखों में प्रशंसा और उम्मीद की चमक थी। क्या ये सही है? उसने आशंका से पूछा। ची शाओ ने ध्यान से देखा और कहा, यहाँ कुछ कमी है। जियांग ने उसकी बात सुनी और अपने मन में विचार किया। उसके दिल में एक हल्की सी चिंता थी, लेकिन उसने अपनी बहन की सलाह को स्वीकार किया। मैं इसे ठीक कर दूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। उसने फिर से काम करना शुरू किया, अपने हाथों से लकड़ी की छोटी छड़ को काटते हुए। उसकी हर एक हरकत में एक नई ऊर्जा थी। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, उसके मन में एक नई योजना आकार ले रही थी। वह जानता था कि इस बोन प्लाव के साथ वह अपनी अगली योजना पर निकल सकता था, माइनस मछली पकड़ना। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे ही उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जाएगा। जियांग शुआन ने जब बोन प्लाव को अपनी बहन के सामने रखा तो उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी। उसने देखा कि ची शाओ ने उसे जमीन पर रखा और उसके ऊपर कदम रखा। जैसे ही उसने बोन प्लाव को दबाया, मिट्टी में एक गहरा कट लग गया और जियांग के दिल में गर्व कर दिया। तुमने यह अद्भुत काम किया है, शुआन, गुटेंग ने कहा। जियांग ने अपने काम की सराहना सुनकर अपने चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान बिखेरी। उसने महसूस किया कि यह केवल एक औजार नहीं था, बल्कि यह उसके प्रयासों का प्रतीक था। बांस के जंगल की हरियाली और उसके दोस्तों की हंसी ने उस क्षण को और भी खास बना दिया। जियांग ने सोचा कि जनजाति में औजार बनाना आमतौर पर वयस्क योद्धाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि वह भी इस काम में सक्षम है। उसकी आंखों में चमक थी और उसने अपने मन में मछली पकड़ने की योजना बनाई। अब उसके पास 2 बोन प्लाव थे और वह जानता था कि वह अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जाएगा। यह एक नई शुरुआत थी और उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की। Vertrag bejaht es Wahlkonzess. Representative Sitama Delegates, Yoyos Yanbuch Pedidas, Shanapas, Sarga, Hanya, Mitiga. Listen all Labihan Kodi, the German Residu, Zlaka, the Governor, China, the Chowdhury. Long Sana is on your house started, looking at 3 years.
Begleiter seiner Behelliger, Magic in Optical German as others. The channels of the German residents of the South is region, Junction is old that funny Tony Van Sebastian and Hajis Samara was set on the Tafakan, Columbia up to the Metal, people and Busan Zamato Chatachalan. तुम सब चारों भाई तो जंबे साथ नहीं छोड़ सकते है ना कुछ दावर अंदर आ गया था मैं तो बहुत छोटा हूँ जियांग शॉन ने बेबसी से साइड किया ठीक है सब चलो जियांग शॉन के उत्तर पर तीनों युवा तुरंत खुशी से चमक उठे हर कोई अपने अपने हथियार लेकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि सभी बाहर जा रहे हैं तो कोई भी आग की खाई की देखभाल नहीं करेगा इसलिए कुछ बड़े लकड़ी के टुकड़े डाल दो ताकि हमें वापस आने पर फिर से आग नहीं जलानी पड़े बांस के जंगल के पीछे पत्थर का पहाड़ है दोनों तरफ जंगल है क्योंकि सूखे बांस में अच्छी तरह से जलने की क्षमता नहीं होती उन्होंने सूखे पेड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें छत के नीचे लकड़ी के लिए ढेर कर दिया चीशाओं ने बांस के घर से बाहर से 2 बड़े सूखे पेड़ लाए और उन्हें आग की खाई में डाल दिया ये लकड़ी धीरे धीरे जलती है और लंबे समय तक चलती है दरवाजा बंद करने के बाद जियांग शुआन ने एक हड्डी का हल उठाया एक बांस की ट्यूब लाई और फिर दूसरों के साथ बाहर निकल पड़ा छिरप 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 छिड़पिंग छिड़पिंग पांचों नाले के किनारे चलते हुए उनके कानों में चिड़ियों की चहचहाहट और कीड़ों की गुनगुनाहट गूंज रही थी जैसे जैसे वे नाले के किनारे चलते हैं जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें मछली पकड़ने के जाल के बारे में बताना शुरू किया देखो ये जाल कैसे काम करेगा वो अपने हाथों से जाल की आकृति बनाते हुए कहता है उसकी आंखों में एक चमक है जैसे वो अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हो चीशाओं ने ध्यान से सुना उसकी आंखों में जिज्ञासा और विश्वास का मिश्रण है क्या तुम सच में सोचते हो कि यह काम करेगा वो पूछती है जियांग शुआन ने सिर हिलाते हुए कहा हाँ अगर हम सही तरीके से करें काउतेंग ने उत्साह से कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा हम इसे जल्दी कर सकते हैं उसकी आवाज में एक निश्चित ऊर्जा है जो सभी को प्रेरित करती है शीक्यू ने अपने धनुष को और मजबूत पकड़ा अगर हमें कोई जानवर का सामना करना पड़ा तो मैं तैयार हूँ उसकी आंखों में साहस है जो उसे और भी मजबूत बनाता है नानशिंग जो अभी भी थोड़ा चिंतित है अपने लकड़ी के भाले को कसकर पकड़ता है क्या हम सच में सुरक्षित रहेंगे वह पूछता है जियांग शुआन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा हम सब एक साथ हैं कोई भी हमें नहीं छू सकता यह सुनकर नानशिंग की आंखों में एक नई चमक आ जाती है जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं चारों ओर की प्रकृति की आवाजें जैसे उनकी साहसिकता को और बढ़ा रही हैं चिड़ियों की चहचहाहट और कीड़ों की गुनगुनाहट उनके कदमों के साथ मिलकर एक अद्भुत धुन बना रही है जियांग शुआन और उसके साथी जैसे ही नाले के किनारे पहुंचते हैं उन्होंने एक उपयुक्त स्थान का चयन किया जहां पानी की गहराई सही थी जियांग शुआन ने अपने हड्डी के हल से जमीन खोदना शुरू किया उसकी मेहनत और समर्पण से उसके दोस्तों को प्रेरणा मिली ची शाओ ने पास खड़े होकर उसे उत्साहित किया और कहा क्या हमें सच में यहाँ मछली मिलेगी जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ हमें धैर्य रखना होगा जैसे जैसे वे काम करते हैं चारों ओर की प्रकृति की आवाजें जैसे उनके प्रयासों को प्रोत्साहित कर रही हैं चिड़ियों की चहचहाहट और कीड़ों की गुनगुनाहट उनके कदमों के साथ मिलकर एक अद्भुत धुन बना रही है जियांग शुआन ने गड्ढा खोदते हुए अपने दोस्तों की मदद से जाल को सही तरीके से स्थापित किया जैसे ही उन्होंने जाल को पानी में डाला सभी की आंखों में उत्सुकता और उम्मीद की चमक थी जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की वातावरण में एक हल्की सी हलचल थी जो उनकी मेहनत का संकेत दे रही थी जियांग शुआन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा हाँ लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि काम ठीक से हो जैसे जैसे उन्होंने खुदाई की मिट्टी के टुकड़े उड़ते हुए चारों ओर बिखर रहे थे और उनके चेहरे पर मिट्टी की हल्की परत चढ़ गई थी यह एक अद्भुत अनुभव था जैसे वे प्रकृति के साथ एक हो रहे थे नाले के पास पानी की आवाज सुनाई दे रही थी जो एक मधुर संगीत की तरह लग रही थी मछलियां फिर से तैरने लगी थीं जैसे कि वे भी इस काम का हिस्सा बनना चाहती थीं गाओ टैंग ने एक मोटा अर्थवर्म देखा और चिल्लाया देखो एक अर्थवर्म सभी ने हंसते हुए उसकी ओर देखा और यह क्षण उनके बीच की मित्रता को और मजबूत कर रहा था जियांग शुआन ने कहा इसे बांस के ट्यूब में डाल दो यह हमारे काम आएगा सभी ने मिलकर काम किया और थोड़ी देर में उन्होंने एक सुंदर गोलाकार पुल बना लिया यह उनके प्रयासों का प्रतीक था जो न केवल मेहनत का फल था बल्कि एकता और सहयोग का भी 1 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने अंततः एक गोलाकार पुल खोद लिया था जो उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक बन गया था जियांग शुआन ने पुल की गहराई को देखा और संतोष से कहा यह ठीक है अब हमें पानी लाना है सभी ने सहमति में सिर हिलाया नाले का पानी केवल आधे मीटर की दूरी पर था और यह एक आसान काम था लेकिन यह काम भी एक चुनौती थी क्योंकि उन्हें पानी को सही तरीके से लाना था गाओटेंग ने उत्साह से कहा चलो जल्दी करो मैं पानी लाने के लिए तैयार हूँ उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके साहस का प्रतीक थी जियांग शुआन ने उसे निर्देश दिया ध्यान से पानी को गिरने मत देना जैसे ही गाओटेंग ने नाले की ओर दौड़ना शुरू किया उसके कदमों की आवाज सुनाई दी जो धरती को गूंजा रही थी ची शाओ ने उसे देखा और कहा तुम्हें सावधान रहना चाहिए गाओटेंग ने मुस्कुराते हुए कहा मैं हमेशा सावधान रहता हूँ नाले के पास पहुंचते ही उसने पानी को अपने बांस के ट्यूब में भरना शुरू किया पानी की आवाज सुनाई दे रही थी जैसे कि यह भी उनकी मेहनत का समर्थन कर रहा हो जियांग शुआन और अन्य ने उसे उत्साहित किया जल्दी करो हम तुम्हारे साथ हैं गाओटेंग ने पानी भरते समय एक बार फिर से देखा और उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी यह क्षण उनके लिए एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था जैसे ही उसने बांस के ट्यूब को पूल में डाला पानी धीरे धीरे भरने लगा यह दृश्य एक नई शुरुआत का प्रतीक था जो उनके प्रयासों का फल था जियांग शुआन ने हड्डी की खुदाई करने वाले औजार का उपयोग करते हुए लगभग 20 सेंटीमीटर चौड़ा एक गड्ढा खोदा और जैसे ही वह गड्ढा तैयार हुआ नाले का पानी तेजी से उसमें भरने लगा पानी की आवाज सुनाई दे रही थी जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो जियांग ने एक लकड़ी उठाई और बांस की ट्यूब में अर्थवर्म्स को पीसने लगा जिससे उनकी गंध और भी तेज हो गई उसने कुछ पत्थर भी ट्यूब में डाल दिए अंततः उसने बांस की ट्यूब को नए खोदे गए गड्ढे के बीच में रख दिया पत्थरों और पानी के कारण ट्यूब जल्दी से गड्ढे के तल में डूब गई ठीक है अब थोड़ी देर आराम करते हैं जियांग ने अपने हाथ धोए और हड्डी के औजार को साफ किया फिर पास की एक चट्टान पर बैठ गया क्या यही सब है ची शाओ और 3 किशोरों ने एक दूसरे की ओर देखा उनके चेहरे पर उलझन थी क्या सच में गड्ढा खोदना उसमें पानी भरना और मैश्ड वर्म्स डालना मछली पकड़ने का तरीका है जियांग ने मुस्कुराते हुए समझाया मछली पकड़ना शिकार करने
खाने से अलग है। पहाड़ पर जंगली जानवरों के पैर होते हैं और वे दौड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मछलियों के पैर नहीं होते और वे केवल पानी में ही चल सकती हैं। वे किनारे पर नहीं आ सकती। उसने नए खोदे गए गड्ढे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह गड्ढा नाले से जुड़ा हुआ है और गड्ढे में अर्थवर्म्स चारा है। मछलियों तक अर्थवर्म्स की गंध जल्दी पहुंचाने के लिए मैंने जानबूझकर उन्हें पीस दिया। जियांग शुआन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, नाले में मछलियां अर्थवर्म्स की गंध को सूंघेंगी और गड्ढे में आ जाएंगी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जैसे वह मछली पकड़ने के इस आसान तरीके का जादू जाती है और मछलियां बाहर नहीं जा सकेंगी। उसके शब्दों में एक स्पष्टता थी जो चारों किशोरों को सोचने पर मजबूर कर रही थी। वे चुपचाप घास में लेट गए, कभी कभी गड्ढे की ओर देखते हुए, जैसे कि कोई जादुई घटना घटित होने वाली हो। समय बीतने के साथ वातावरण में शांति छा गई। अचानक कुछ मछलियां, जो अपनी तेज सूंघने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं, अर्थवर्म्स की गंध को सूंघते हुए गड्ढे की ओर बढ़ने लगी। वे बांस की ट्यूब के चारों ओर तैरने लगी, जैसे कि वे उस चारे के लिए लालायित हों। मछलियां सच में अंदर आ गईं। गो तेंग, जो आसपास की स्थिति पर नजर रख रहा था, उत्साह से खड़ा हो गया, अपनी आवाज को दबाते हुए ताकि मछलियां डर न जाएं। ची शाओ, शी क्यू और नानशिंग भी खड़े हो गए और देखा कि कई मछलियां गड्ढे में आ गई हैं, बड़ी और छोटी दोनों। यह दृश्य उन्हें विश्वास दिलाने लगा कि जियांग शुआन का मछली पकड़ने का यह तरीका वाकई प्रभावी है। चिशाओ ने धीरे से जियांग शुआन से पूछा, क्या हमें अब गड्ढे के मुहाने को रोकना चाहिए? जियांग ने गड्ढे में तैर रही मछलियों की ओर देखा और कहा, बड़ी मछलियां अभी नहीं आई हैं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। ये मछलियां तब तक नहीं जाएंगी जब तक अर्थवर्म्स की गंध खत्म नहीं हो जाती। चारों किशोरों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी सी चिंता थी। ठीक है, उन्होंने धैर्यपूर्वक इंतजार करना शुरू किया। समय बीतने के साथ कुछ बड़ी मछलियां गड्ढे में आने लगीं। जियांग ने उनकी आकार के आधार पर उनका वजन अनुमानित किया। हर एक बड़ी मछली का वजन लगभग 15 पाउंड होना चाहिए। बहन, जाओ और मुहाने को रोक दो। जैसे ही जियांग ने यह कहा, उत्सुक ची शाओ तेजी से नाले के पास गई, एक बड़ा पत्थर उठाया और चे स्प्लैश की आवाज के साथ उसने मुहाने को रोक दिया। सुरक्षा के लिए उसने कुछ छोटे पत्थर भी उठाए और खाली जगहों को भर दिया। इस क्षण में चारों किशोरों के चेहरे पर संतोष और उत्साह का मिश्रण था। उन्होंने देखा कि जियांग का सरल तरीका वास्तव में काम कर गया था। जियांग शुआन और उसके दोस्त अब पूरी तरह से मछली पकड़ने के इस अनुभव में डूब चुके थे। जैसे जैसे वे पानी को हिलाते गए, मछलियां और भी अधिक उत्तेजित हो गईं। जियांग ने एक मछली को पकड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी महाकवि की कृति को देख रहा हो। यह तो अद्भुत है, उसने चिल्लाया और उसके दोस्तों ने भी उसकी खुशी में शामिल होते हुए तालियां बजाईं। चारों किशोरों के चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव था। जियांग ने एक बड़ी मछली को पकड़ने में सफलता पाई और उसके दोस्तों ने उसे देखकर उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया। देखो, यह कितनी बड़ी है, ची शाओ ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। जियांग ने मछली को अपने हाथों में पकड़ा और उसकी चमकदार त्वचा को महसूस किया। पानी की ठंडक और मछली की चिकनाई ने उसे एक अद्भुत अनुभव दिया। यह केवल मछली पकड़ने का अनुभव नहीं था, बल्कि यह दोस्ती और टीम वर्क का जश्न भी था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और इस अद्भुत क्षण को साझा किया। जियांग शुआन और उसके दोस्त बांस के झोपड़े की ओर बढ़ते हुए अपने शिकार की खुशी में खोए हुए थे। तालाब से लौटते समय उनके कदम हल्के और तेज थे, जैसे वे किसी उत्सव में जा रहे हों। हवा में ताजगी थी और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। जियांग शुआन ने अपने हाथ में मछलियों की बेलें पकड़ी हुई थी और उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। चिशाओ ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। उनकी बातें सुनकर गौ तेंग ने कहा, अब हमें मछलियों को भूनने का समय है। सभी ने एक साथ हंसते हुए कहा, हाँ जल्दी करो। जैसे ही वे झोपड़े के करीब पहुंचे, वहां की खुशबू ने उनका स्वागत किया। बांस की झोपड़ी के पास आग जल रही थी और मछलियों को भूनने की तैयारी हो रही थी। जियांग शुआन ने आग की लपटों को देखकर कहा, यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी ने मिलकर मछलियों को भूनने का काम शुरू किया। आग की गर्मी और मछलियों की खुशबू ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। जैसे ही मछलियां भुनने लगी, उनकी खुशबू चारों ओर फैलने लगी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। यह एक अद्भुत क्षण था जब उन्होंने अपनी मेहनत का फल पाया। जियांग शुआन ने एक शांत नदी के किनारे खड़े होकर अपने चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता को महसूस किया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर हल्की सी थपकी दे रही थी और पानी की लहरें चुपचाप चुरचुरा रही थी। उसने एक काले कंकड़ को उठाया जो उसके हाथ में हल्का सा महसूस हुआ। जैसे ही उसने उसे एक बड़े पत्थर पर जोर से मारा, क्रैक की तेज आवाज सुनाई दी। कंकड़ टूट गया और जियांग ने एक तेज धार वाला पत्थर का टुकड़ा निकाला। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसने कोई अनमोल खजाना खोज लिया हो। अब वह एक बड़ी मछली को लाने के लिए तैयार था जो उसके लिए भोजन का स्रोत बनने वाली थी। उसने एक मोटी बेल से मछली को बांधकर उसे खोल दिया। पत्थर के टुकड़े से मछली की त्वचा को उतारते हुए उसने गिल्स को हटाया और मछली के पेट से तेल निकलते देखा। इतना सारा मछली का तेल, उसने खुशी से कहा। जियांग शुआन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने मछली के पेट से निकलते हुए तेल को देखा जो सुनहरी धूप में चमक रहा था। यह एक अनमोल खजाना था जो उसके लिए और उसके जनजाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पहाड़ों पर रहने वाले जंगली जानवरों का मांस अक्सर दुबला होता था और मछली का यह तेल उनके लिए एक मूल्यवान वस्तु था। जियांग ने मछली के तेल को धीरे धीरे तोड़कर एक बांस की ट्यूब में भरना शुरू किया। उसकी उंगलियां चिकने और ताजे मछली के तेल से चिपचिपी हो गईं। वह सोचने लगा कि यह तेल उनके लिए कितनी मददगार साबित होगी। जियांग ने मछली की तैरने वाली थैली को भी संभाल कर रखा। यह थैली जब सूख जाती है और उबालकर उपयोग की जाती है तो एक अत्यधिक चिपकने वाला गोंद बनाती है। उसके मन
मन में यह विचार आया कि यह गोंद उनके लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। उसने अपने दोस्तों चीशाओ और गऊ तेंग को बुलाया जो पास ही थे। उन्होंने भी तेज पत्थर के टुकड़े उठाए और मछली की सफाई में मदद करने लगे। तीनों ने मिलकर मछलियों को साफ किया, हंसते खिलखिलाते हुए। यह एक सामूहिक प्रयास था जो न केवल भोजन की तैयारी का हिस्सा था बल्कि उनके बीच की दोस्ती को भी मजबूत कर रहा था। जब सभी मछलियां तैयार हो गईं, तो जियांग ने देखा कि उसने 1 पाउंड से अधिक मछली का तेल इकट्ठा किया था। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो, हमने कितनी मछलियां पकड़ी हैं। यह हमारे लिए एक बड़ा खजाना है। चीशाओ और गऊ तेंग ने भी सहमति जताई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, जैसे वे जानते थे कि यह केवल मछली नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक थी। जियांग और उसके दोस्त मछलियों के साथ नदी के किनारे बैठकर एक दूसरे के साथ अपनी योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। हवा में मछली की ताजगी और नदी के पानी की खुशबू थी। उन्होंने तय किया कि वे इस मछली का उपयोग कैसे करेंगे और कैसे यह उनके जीवन को बेहतर बनाएगी। जियांग ने कहा, हम इस मछली का उपयोग अपने भोजन के लिए करेंगे और जो तेल हमने इकट्ठा किया है वह हमें सर्दियों में मदद करेगा। उनके चेहरे पर उत्साह और आशा की चमक थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा की ओर। जियांग शुआन और उसके साथियों ने जब मछलियों को साफ किया तो उनके चेहरे पर संतोष और मेहनत की चमक थी। बांस के झोपड़े के अंदर आग की लपटें धीरे धीरे चिंगारी छोड़ रही थी और धुएं की महक से वातावरण में एक खास गर्माहट थी। जैसे ही उन्होंने मछलियों को भूनने में हमें सावधानी बरतनी होगी ताकि वे जल न जाएं। चिशाओ ने सिर हिलाया और ध्यान से मछलियों को पलटने लगा। उनके हाथों में मछलियों की चिकनाई थी जो आग की गर्मी से और भी अधिक बढ़ गई थी। झोपड़े के चारों ओर अन्य लोग भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गए और सभी के चेहरे पर एक उत्साह था। जैसे जैसे मछलियां भुनने लगीं, उनकी सुनहरी त्वचा पर एक कुरकुरी परत चढ़ने लगी और धुएं की गंध ने उन्हें और भी भूखा बना दिया। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें सभी ने मिलकर काम किया और इस दौरान वे एक दूसरे से मजाक करते रहे, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। जियांग शुआन ने सोचा कि यह केवल मछली पकाने का काम नहीं है, बल्कि यह एक साथ रहने और एकजुट होने का एक तरीका है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मछलियों की सुगंध ने पूरे जंगल में फैलना शुरू कर दिया और यह निश्चित रूप से अन्य जीवों को भी आकर्षित कर रहा था। जब मछलियां भुनने लगी, तो जियांग शुआन ने देखा कि आग की लपटें मछलियों के चारों ओर नृत्य कर रही थीं, जैसे वे एक अद्भुत प्रदर्शन कर रही हों। धुएं की लहरें उठ रही थीं और उनके साथ एक अनोखी खुशबू भी थी जो सभी को लुभा रही थी। चिशाओ ने मछलियों को पलटते हुए कहा, देखो, ये कितनी सुंदर लग रही हैं। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, लेकिन हमें इन्हें जलने नहीं देना है। उनके बीच यह संवाद एक गहरी मित्रता का प्रतीक था जो इस कठिन समय में भी एक दूसरे का सहारा बनता था। जैसे ही मछलियां पकने लगी, उनकी त्वचा सुनहरी और कुरकुरी हो गई और उनकी महक ने सभी के दिलों में एक अद्भुत उत्साह भर दिया। झोपड़े के अंदर सभी लोग एकत्रित थे और उनकी आंखों में चमक थी। जियांग शुआन ने सोचा कि यह केवल भोजन नहीं है, बल्कि यह उनकी मेहनत और एकता का फल है। जैसे ही मछलियां तैयार हुईं, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक अद्भुत खुशी के साथ कहा, अब हम इसे खा सकते हैं। यह क्षण उनके लिए केवल भौतिक संतोष नहीं था, बल्कि यह एक सामूहिक विजय का प्रतीक था। जैसे ही मछलियां पककर तैयार हुईं, जियांग शुआन ने एक मछली को उठाया और उसकी गर्माहट को अपने हाथों में महसूस किया। उसकी आंखों में चमक थी और उसने कहा, यह तो अद्भुत है। चिशाओ ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह हमारी मेहनत का फल है। सभी ने एक साथ बैठकर मछलियों का आनंद लेने का निर्णय लिया। झोपड़े के अंदर आग की गर्मी ने उन्हें एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण प्रदान किया था। जैसे ही उन्होंने मछलियां खानी शुरू की, उनके मुंह में एक अद्भुत स्वाद आया जो उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक था। मछलियों का कुरकुरापन और उनकी ताजगी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जियांग शुआन ने कहा, यह केवल भोजन नहीं है, यह हमारे लिए एक उत्सव है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और यह क्षण उनके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गया। जैसे जैसे वे मछलियां खाते गए, उनके बीच हंसी मजाक और बातें होती रहीं और यह एक अद्भुत सामूहिक अनुभव बन गया। झोपड़े के चारों ओर की दीवारें उनकी खुशियों की गूंज से भर गईं और यह एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जियांग शुआन और उसके साथी जब मछलियां खा रहे थे, उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर संतोष। जैसे ही उन्होंने मछलियों का पहला टुकड़ा अपने मुंह में डाला, एक अद्भुत स्वाद ने उनके सभी इंद्रियों को जागृत कर दिया। जिशाओ ने कहा, यह तो सच में लाजवाब है। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी मेहनत का फल है। उनके चारों ओर का वातावरण गर्म और सुखद था और आग की लपटें उनके चेहरे पर एक सुनहरी रोशनी डाल रही थीं। जैसे जैसे वे मछलियां खाते गए, उनकी हंसी और बातें और भी बढ़ने लगीं। यह केवल भोजन का आनंद नहीं था, बल्कि यह एक साथ बिताए गए समय का जश्न था। जियांग शुआन ने कहा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और यह क्षण उनके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गया। जैसे जैसे रात गहराने लगी, आग की रोशनी में उनकी छायाएं दीवारों पर नृत्य कर रही थीं और यह एक ऐसा
ऐसा दृश्य था जो हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया। यह एक अद्भुत अनुभव था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एकजुट रहेंगे। दो मछलियों को लकड़ी की छड़ों पर लगाकर आग के गड्ढे के पास भूनने के लिए रखा गया था। आग की लपटें ऊंची उठ रही थी और बड़ी मछली की गंध से भरी हुई थी। जियांग शुआन ने कुछ लकड़ी आग में डाली जिससे आग और भी प्रज्वलित हो गई और उसकी रोशनी ने मछलियों और वहां मौजूद 5 लोगों के चेहरों को रोशन कर दिया। आग के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर थे जिन पर जियांग ने मछलियों को रखा था। वह कभी कभी मछलियों को पलटता ताकि वे अच्छी तरह से भुन जाए। हालांकि मछलियां साफ की गई थी लेकिन उनमें से हल्की मछली की गंध अभी भी बनी हुई थी। मछली की गंध। जियांग शुआन ने अचानक कुछ याद किया। मछलियों को अभी मत भूनो, मुझे बाहर जाना है। उसने मछलियों को एक तरफ कर दिया, खड़ा हुआ, हड्डी के हल को उठाया और बाहर की ओर बढ़ा। चीशाओ ने जल्दी से उसका पीछा किया। उसे डर था कि जियांग शुआन दूर जाकर खतरे का सामना कर सकता है। शुआन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ मसाले खोजने जा रहा हूँ। मसाले क्या होते हैं? चीशाओ ने पजल्ड होकर पूछा। तुम जल्दी ही जान जाओगे। जियांग शुआन बांस के जंगल के बगल में जंगल में चला गया। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसने एक पौधा देखा जिसके पत्ते पीले पड़ रहे थे। उसने उसे खींचने की कोशिश की लेकिन असफल रहा, इसलिए उसने हड्डी के हल का उपयोग करके उसे जमीन से निकालने का प्रयास किया। पौधे की बारीक जड़ों के टूटने पर एक तीखी गंध फैल गई। यह जंगली अदरक था जो दक्षिणी वन्य क्षेत्र के जंगलों में सामान्यतः पाया जाता है। जियांग शुआन ने जब जंगल में कदम रखा तो चारों ओर की हवा में एक ताजगी थी। पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की सरसराहट कर रही थी जैसे कि वे उसे अपनी ओर बुला रही हों। उसने अपनी आंखों से चारों ओर देखा और हरियाली की छटा में खो गया। जंगली अदरक की खोज में उसने अपने हाथों में हड्डी का हल मजबूती से पकड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसकी नाक में एक तीखी गंध घुलने लगी जो उसकी खोज को और भी रोमांचक बना रही थी। जियांग ने एक पौधे को देखा जिसके पत्ते पीले पड़ चुके थे। उसने उसे खींचने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। फिर उसने हड्डी के हल का उपयोग किया और जैसे ही उसने उसे जमीन से निकाला एक तीखी गंध हवा में फैल गई। यह अदरक की गंध थी जो उसके मन में एक नई ऊर्जा भर रही थी। जियांग ने पौधे की जड़ों को ध्यान से देखा और उसे यकीन हो गया कि यह वही जंगली अदरक है जिसकी उसे तलाश थी। उसकी आंखों में चमक आ गई जैसे उसने कोई खजाना खोज लिया हो। उसने पौधे को अपनी थैली में रखा और वापस लौटने के लिए मुड़ा। जियांग शुआन ने जब जंगल से लौटते हुए बांस के झोपड़े की ओर कदम बढ़ाया तो उसके मन में एक अद्भुत संतोष था। उसने जो जंगली अदरक पाया था वो उसकी मेहनत का फल था। आग के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मछलियां अब सुनहरी रंगत में भुन चुकी थी और उनकी सुगंध ने उसे और भी भूखा बना दिया। आग की लपटें अब भी ऊंची थीं और उसके चारों ओर के लोग मछलियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जियांग ने अपनी थैली से अदरक निकाली और उसे आग के पास लाकर रखा। यह लो, मैंने मसाले लाए हैं, उसने खुशी से कहा। ची शाओ ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह मसाले हैं? जियांग ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह जंगली अदरक है, इससे मछलियों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। सभी ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और जियांग ने अदरक को मछलियों के साथ मिलाकर भूनना शुरू किया। जैसे जैसे अदरक की सुगंध हवा में फैली सभी के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। आग की रोशनी में उनकी आंखें चमक रही थीं और मछलियों का स्वाद लेने के लिए उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। जैसे ही मछलियां अदरक के साथ भुनने लगीं, आग की लपटें और भी ऊंची उठने लगीं और चारों ओर एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। जियांग शुआन ने मछलियों को पलटते हुए कहा, देखो, अब ये और भी स्वादिष्ट लग रही हैं। उसके दोस्तों ने उत्साह से उसकी बातों का समर्थन किया। चीशाओ ने कहा, मैंने कभी इतनी सुगंधित मछलियां नहीं देखी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसने लगे। आग की गर्मी ने उनके दिलों में एक विशेष गर्माहट भर दी थी। जैसे जैसे मछलियां भुनती गईं उनकी भूख और बढ़ती गई। जियांग ने मछलियों को एक बार फिर पलटा और अदरक की सुगंध ने चारों ओर एक जादुई वातावरण बना दिया। सभी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता की चमक थी। यह एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ सही लग रहा था। आखिरकार जब मछलियां पूरी तरह से भुन गईं तो जियांग शुआन ने उन्हें पत्थरों से उतारा और सभी ने एक साथ बैठकर खाने की तैयारी की। आग की रोशनी में उनकी आंखों में चमक थी जैसे कि वे किसी महोत्सव का जश्न मना रहे हों। जियांग ने मछलियों को एक बड़े पत्ते पर सजाया और सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। चलो, अब हम इसे खाते हैं, उसने उत्साह से कहा। सभी ने एक साथ मछलियां उठाईं और जैसे ही उन्होंने पहले कौर का स्वाद लिया उनकी आंखों में आनंद की चमक आ गई। मछलियों का स्वाद अदरक के साथ मिलकर एक अद्भुत अनुभव बन गया था। सभी ने एक दूसरे के साथ अपनी खुशी साझा की। जियांग ने कहा, यह अद्भुत है, और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। आग की गर्मी और मछलियों की सुगंध ने उन्हें एकजुट कर दिया था। यह एक ऐसा क्षण था जब दोस्ती और प्यार की भावना ने चारों ओर का माहौल भर दिया। जियांग शुआन ने पास के जंगल में कुछ जंगली अदरक खोदने का निर्णय लिया जबकि उसके चारों ओर कई अन्य जड़ी बूटियां थीं। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हिरण जनजाति के लोगों से सुना है कि यह जड़ी बूटी न केवल विषाक्तता को दूर करती है बल्कि मछली की गंध को भी खत्म कर देती है, जिससे भुनी हुई मछली और भी सुगंधित हो जाती है। मैं इसे मछली भुनाने के लिए आजमाना चाहता हूँ। उसने यह बात बिना किसी संकोच के कही, यह जानते हुए कि कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। चिशाओ ने थोड़ी संदेह से कहा, क्या ऐसा है? मैंने तो कभी नहीं सुना, लेकिन वह और अधिक जानने की कोशिश नहीं करना चाहती थी। यह उसकी स्वभाव में नहीं था। हम इसे आजमा कर देखेंगे। जियांग शुआन ने हंडी की खुदाई और जंगली अदरक के साथ वापस लौटते हुए सोचा कि इसे आजमाने में कोई हानि नहीं है। बांस के झोंपड़े के बाहर उसने हड्डी की खुदाई को नीचे रखा और नाले के किनारे जंगली अदरक को साफ करने लगा। उसने तनों और पत्तियों को तोड़ते हुए एक तेज पत्थर के टुकड़े से इसे छोटे टुकड़ों में काटा। झोंपड़े के अंदर जियांग शुआन ने जंगली अदरक को 2 भागों में बांटा और उसे भुनी हुई 2 मछलियों के पेट में डाल दिया। फिर उसने एक पतली बेल का उपयोग करके मछलियों के पेट को सीधा सीधा सिल दिया ताकि अदरक के टुकड़े
बाहर न गिरे। उसने आग के गड्ढे के किनारे एक बड़ा पत्थर रखा जिस पर 2 मछलियां थी और आग के गड्ढे के केंद्र से कुछ जलते हुए कोयले को खींचकर मछलियों को भूनने के लिए रखा। खुली आग मछलियों को जला सकती थी, लेकिन कोयला अधिक नरम था जिससे मछलियों के जलने की संभावना कम थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। जैसे जैसे कोयला मछलियों को भून रहा था, मांस की सुगंध धीरे धीरे फैलने लगी, साथ ही एक हल्की जंगली अदरक की खुशबू भी। मछलियों की सतह धीरे धीरे सुनहरे भूरे रंग में बदल रही थी और सुगंध बांस के झोंपड़े में भर रही थी। जियांग शुआन ने एक साफ पत्थर की चट्टान पर 2 ग्रिल की हुई मछलियां रखी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कोई अनमोल खजाना पाया हो। उसने चॉपस्टिक से मछली का एक टुकड़ा उठाया, अपने हाथ से सहारा देते हुए, जैसे वो उसे गिरने से बचाना चाहती हो। जब उसने मछली का टुकड़ा मुंह में डाला और चबाया तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। यह जड़ी बूटी के साथ पहले से कहीं बेहतर है। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, जो उसके दिल की गहराइयों से निकल रही थी। गौ तैंग, शीक्यू और नानशिंग ने मछली को अपने हाथों से तोड़ते हुए, गर्मी से चिल्लाते हुए उसे मुंह में डाल दिया। स्वादिष्ट, उन्होंने एक साथ कहा। जियांग की ग्रिल की हुई मछली ने सबका दिल जीत लिया। एक और चाहिए। तीनों ने जल्दी से एक बड़ी मछली खत्म कर दी। मछली में बहुत सारी छोटी हड्डियां नहीं थी और जियांग ने इसे इतना अच्छे से ग्रिल किया था कि कोई भी हड्डी फंसने का डर नहीं था। 2 बड़ी मछलियां खाने के बाद वे सभी और अधिक चाहते थे, इसलिए उन्होंने बचे हुए मछली के दिल को जीत लिया। एक और चाहिए। तीनों ने जल्दी से एक बड़ी मछली खत्म कर दी। मछली में बहुत सारी छोटी हड्डियां नहीं थी और जियांग ने इसे इतना अच्छे से ग्रिल किया था कि कोई भी हड्डी फंसने का डर नहीं था। 2 बड़ी मछलियां खाने के बाद वे सभी और अधिक चाहते थे, इसलिए उन्होंने बचे हुए मछली के तेल को छोटे डंडों पर लगाकर कोयले पर भूनना शुरू किया। जियांग शुआन ने मछली के टुकड़ों को चॉपस्टिक से उठाते हुए अपने दोस्तों को उत्साहित करने की कोशिश की। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी उत्सव का आयोजन कर रहा हो। ची शाओ, जो चॉपस्टिक का उपयोग करने में थोड़ी असहज थी, ने जियांग की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने चॉपस्टिक को मजबूती से पकड़ा और मछली का एक टुकड़ा उठाया। जैसे ही उसने उसे मुंह में डाला, उसकी आंखों में खुशी की चमक आई। यह तो वाकई में बहुत अच्छा है, उसने कहा और उसके चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। गौ तैंग, शीक्यू और नानशिंग ने मछली को अपने हाथों से तोड़ते हुए, गर्मी से चिल्लाते हुए उसे मुंह में डाल दिया। स्वादिष्ट, उन्होंने एक साथ कहा, जैसे वे किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हों। जियांग ने देखा कि सब लोग मछली का आनंद ले रहे हैं और उसके दिल में एक अद्भुत संतोष था। उसने फिर से मछली का एक टुकड़ा उठाया और चबाते हुए कहा, यह जड़ी बूटी के साथ पहले से कहीं बेहतर है। उसके शब्दों ने सबको और भी उत्साहित कर दिया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश फैलने लगा और मछली की खुशबू हवा में घुलने लगी। यह एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। जियांग शुआन ने मछली को ग्रिल करते समय अपने दोस्तों के चेहरे पर खुशी देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने मछली का एक टुकड़ा चॉपस्टिक से उठाया, उसके मन में एक हल्की सी चिंता थी कि क्या सबको इसका स्वाद पसंद आएगा। लेकिन जैसे ही चिशाओ ने मछली का टुकड़ा मुंह में डाला, उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। यह तो वाकई में बहुत अच्छा है, उसने कहा। उसके शब्दों ने जियांग के दिल को एक अद्भुत खुशी से भर दिया। गौ तैंग, शीक्यू और नानशिंग ने मछली को अपने हाथों से तोड़ते हुए, गर्मी से चिल्लाते हुए उसे मुंह में डाल दिया। स्वादिष्ट, उन्होंने एक साथ कहा, जैसे वे किसी उत्सव का आनंद ले रहे हों। जियांग ने देखा कि सब लोग मछली का आनंद ले रहे हैं और उसके दिल में एक अद्भुत संतोष था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश फैलने लगा और मछली की खुशबू हवा में घुलने लगी। यह एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। जियांग ने फिर से मछली का एक टुकड़ा उठाया और चबाते हुए कहा, यह जड़ी बूटी के साथ पहले से कहीं बेहतर है। उसके शब्दों ने सबको और भी उत्साहित कर दिया। जियांग शुआन ने मछली को ग्रिल करते समय अपने दोस्तों के चेहरे पर खुशी देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने मछली का एक टुकड़ा चॉपस्टिक से उठाया, उसके मन में एक हल्की सी चिंता थी कि क्या सबको इसका स्वाद पसंद आएगा। लेकिन जैसे ही ची शाओ ने मछली का टुकड़ा मुंह में डाला, उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। यह तो वाकई में बहुत अच्छा है, उसने कहा। उसके शब्दों ने जियांग के दिल को एक अद्भुत खुशी से भर दिया। गौ तेंग, शीक्यू और नानशिंग ने मछली को अपने हाथों से तोड़ते हुए, गर्मी से चिल्लाते हुए उसे मुंह में डाल दिया। स्वादिष्ट, उन्होंने एक साथ कहा, जैसे वे किसी उत्सव का आनंद ले रहे हों। जियांग ने देखा कि सब लोग मछली का आनंद ले रहे हैं और उसके दिल में एक अद्भुत संतोष था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश फैलने लगा और मछली की खुशबू हवा में घुलने लगी। यह एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। जियांग ने फिर से मछली का एक टुकड़ा उठाया और चबाते हुए कहा, यह जड़ी बूटी के साथ पहले से कहीं बेहतर है। उसके शब्दों ने सबको और भी उत्साहित कर दिया। जियांग शुआन ने मछली को ग्रिल करते समय अपने दोस्तों के चेहरे पर खुशी देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने मछली का एक टुकड़ा चॉपस्टिक से उठाया, उसके मन में एक हल्की सी चिंता थी कि क्या सबको इसका स्वाद पसंद आएगा। लेकिन जैसे ही ची शाओ ने मछली का टुकड़ा मुंह में डाला, उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। यह तो वाकई में बहुत अच्छा है, उसने कहा। उसके शब्दों ने जियांग के दिल को एक अद्भुत खुशी से भर दिया। गौ तेंग, शीक्यू और नानशिंग ने मछली को अपने हाथों से तोड़ते हुए, गर्मी से चिल्लाते हुए उसे मुंह में डाल दिया। स्वादिष्ट, उन्होंने एक साथ कहा, जैसे वे किसी उत्सव का आनंद ले रहे हों। जियांग ने देखा कि सब लोग मछली का आनंद ले रहे हैं और उसके दिल में एक अद्भुत संतोष था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश फैलने लगा और मछली की खुशबू हवा में घुलने लगी। यह एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। जियांग ने फिर से मछली का एक टुकड़ा उठाया और चबाते हुए कहा, यह
यह जड़ी बूटी के साथ पहले से कहीं बेहतर है। उसके शब्दों ने सबको और भी उत्साहित कर दिया। मछली के तेल की बर्तन की आवश्यकता होती है और बिना बर्तन के कम से कम एक मिट्टी के बर्तन का काम चल सकता है। मिट्टी का बर्तन, जियांग शुआन ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। क्यों न कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए जाएं? चीशाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। तो कोशिश करो शुआन, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। ये स्थान संसाधनों से भरपूर है और अब मछली पकड़ने की विधि के साथ, शिकार और पौधों की जड़ों को खोदने के साथ सर्दियों के लिए 5 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन जमा करना कोई खास मुश्किल नहीं है। यहाँ कम लोग और अधिक संसाधन है, इसलिए यहाँ जीवित रहने का दबाव हिरन जनजाति की तुलना में बहुत कम था। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मांस के सूप को पीने के लिए जियांग शुआन ने मिट्टी के बर्तन बनाने का निश्चय किया। वास्तव में मिट्टी के बर्तन बनाना जटिल नहीं है। आपको बस सही मिट्टी का चयन करना है, बार बार पीटना, गूंथना, आकार देना और सूखने देना है। फिर इसे उच्च तापमान पर जलाना है। अगर वे कई बार कोशिश करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं तो उन्हें सफल होना चाहिए। छोटे नाले के पास वहाँ मिट्टी के बर्तन बनाना जटिल नहीं है। आपको बस सही मिट्टी का चयन करना है, बार बार पीटना, गूंथना, आकार देना और सूखने देना है। फिर इसे उच्च तापमान पर जलाना है। अगर वे कई बार कोशिश करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं तो उन्हें सफल होना चाहिए। छोटे नाले के पास वहाँ मिट्टी थी। वह सफेद रंग की और बहुत बारीक थी। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए एकदम सही सामग्री। लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने से पहले एक और अधिक जरूरी काम था, एक तालाब खोदना। जियांग शुआन ने तालाब खोदने का निर्णय लिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह सोच रहा था कि कैसे इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों का उपयोग करके वह अपने और अपनी बहन के लिए एक बेहतर जीवन बना सकता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसे पहले तालाब खोदने की आवश्यकता थी ताकि वह पानी का सही स्तर प्राप्त कर सके। उसने अपने हाथों को मिट्टी में डालते हुए अपने चारों ओर की आवाजों को सुना। पक्षियों की चहचहाट, पानी की हल्की लहरें और हवा की सरसराहट ने उसे प्रेरित किया। वह अपने हाथों से मिट्टी को खोदने लगा, जैसे वह किसी खजाने की खोज कर रहा हो। हर बार जब वह मिट्टी का एक टुकड़ा निकालता तो उसे लगता कि वह अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। यहाँ पर एक तालाब होगा, उसने अपने आप से कहा, जो हमें न केवल पानी देगा बल्कि मछलियों के लिए भी एक घर बनेगा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे और भी उत्साहित किया। चीशाओ ने उसे दूर से देखा। उसकी आंखों में गर्व और समर्थन का भाव था। शुआन, तुम कर सकते हो, उसने उसे उत्साहित करने के लिए चिल्लाया। जियांग ने अपनी मेहनत जारी रखी। मिट्टी को खोदते हुए उसके हाथों में थकान थी, लेकिन उसके दिल में एक नई ऊर्जा थी। उसने सोचा कि जब तालाब बन जाएगा तो वे मछली पकड़ने और सूप बनाने का आनंद ले सकेंगे। मैं इसे पूरा करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। हमारा जीवन बेहतर होगा। जियांग शुआन ने तालाब खोदने का कार्य जारी रखा। उसके हाथों में मिट्टी की गंध थी जो उसे अपने प्रयासों की वास्तविकता का एहसास दिला रही थी। मिट्टी की ठंडी और नम सतह ने उसे एक नई ऊर्जा दी। जैसे जैसे वह गहराई में खोदता गया, उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक तालाब नहीं बल्कि उनके सपनों का प्रतीक है। उसने अपने मन में सोचा, जब यह तालाब तैयार होगा तो यह हमारे लिए जीवन का स्रोत बनेगा। उसकी मेहनत के साथ साथ चीशाओ ने भी उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने अपने हाथों में एक छोटी सी कुदाल उठाई और जियांग के पास आ गई। मैं भी मदद करूंगी, उसने कहा। हम साथ में इसे पूरा करेंगे। दोनों भाई बहन ने मिलकर काम करना शुरू किया, मिट्टी को खोदते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए। चीशाओ की हंसी और जियांग की गंभीरता ने एक अद्भुत संतुलन बनाया। तालाब की खुदाई के दौरान जियांग ने महसूस किया कि यह केवल एक कार्य नहीं है बल्कि उनके रिश्ते को और मजबूत करने का एक अवसर है। देखो, हम इसे जल्दी ही पूरा कर लेंगे, उसने कहा। हमारे पास एक तालाब होगा जो हमें सर्दियों में जीवित रहने में मदद करेगा। चीशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हम मछली भी पकड़ेंगे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एक सुनहरे सुबह का समय था जब जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मछली पकड़ने के जालों का उपयोग किया। जालों की सफलता ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य में उन्हें कितनी मछलियां मिलेंगी। लेकिन क्या वे सभी मछलियों को धूम्रपान करने के लिए लटका सकते थे? यह एक विशाल अग्नि गड्ढा बनाना होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका एक तालाब खोदना होगा जहां वे मछलियों को पाल सकें। इस तरह जब भी उन्हें खाने की आवश्यकता होती, वे बस मछलियां निकाल सकते थे। सुबह की हल्की ठंडी हवा में जियांग शुआन ने 2 आधे धूम्रपान की गई मछलियां उठाईं और उन्हें भूनने के लिए आग पर रख दिया। जैसे ही मछलियों की खुशबू हवा में फैली, सभी के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। यह एक हार्टी भोजन था जो सबके लिए ऊर्जा से भरा था। भोजन के बाद उन्होंने तालाब खोदने के उपकरण तैयार करने का काम शुरू किया। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, अच्छा काम करने के लिए पहले अपने औजारों को तेज करना चाहिए। अच्छे औजारों से काम की दक्षता में काफी सुधार होता है। यांग शुआन और उसके दोस्तों ने मिलकर पूरे दिन में 3 और हड्डी के हल खोदे। पहले से बने 2 हलों के साथ अब उनके पास कुल 5 हल थे, जिससे हर व्यक्ति के पास एक हल था। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें आगे बढ़ाया। अगले दिन उन्होंने विभिन्न आकारों की 3 टोकरी भी बनाई जो लताओं से बुनी गई थी ताकि वे खोदी गई मिट्टी को ले जा सके। यह सब करते हुए वे एक दूसरे की मदद करते रहे, हंसते खिलखिलाते हुए। उनकी मेहनत का फल धीरे धीरे सामने आ रहा था। तीसरे दिन उन्होंने तालाब खोदने की प्रक्रिया शुरू की। जियांग शुआन ने बांस के जंगल के सामने एक समतल स्थान चुना। घास और झाड़ियों को साफ करने के बाद उन्होंने हड्डी के हलों का उपयोग करके खुदाई शुरू की। मिट्टी की ढेर को टोकरी में भरकर तालाब के किनारे बनाने का काम किया। यह सब करते हुए उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें एक नई दिशा दी। तो क्योंकि उनके औजार प्राचीन थे, तालाब को पूरा करने में उन्हें 8 पूरे दिन लगे। यह कार्य बाहरी लोगों की समझ से परे था, लेकिन जियांग शुआन और उसके दोस्तों ने एकजुट होकर इसे संभव बनाया। जब तालाब लगभग तैयार था, जियांग शुआन ने एक दिन और बिताया तालाब के किनारों को गीली मिट्टी से कोट करने में ताकि पानी लीक न हो।
मिट्टी की खुशबू और मेहनत की थकान ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उन्होंने इसे अपने दृढ़ संकल्प से पूरा किया। तालाब के किनारे को सील करने के बाद जियांग शुआन ने एक छोटा बाड़ा भी लगाया, जो शाखाओं से बुना गया था ताकि मछलियां बाहर न जा सकें। यह सब करते हुए उनके दिल में एक अद्भुत संतोष था। उन्होंने जो मेहनत की थी, उसका फल अब सामने आ रहा था। सब कुछ खत्म होने के बाद जियांग शुआन ने तालाब में पानी लाने के लिए नाला खोदना शुरू किया। जैसे ही उसने यांग शुआन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, एक दिन हमें अनंत मछलियां खाने को मिलेंगी। न्यांगशिंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने तुरंत हंसते हुए कहा, वाह। उसके साथ गौतेंग और शीक्यू भी हंसने लगे। ची शाओ ने जियांग शुआन की ओर देखते हुए कहा, मैं आशा करता हूँ कि वह दिन जल्दी आए ताकि किसी को भी भूख की चिंता न करनी पड़े। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, यह मानते हुए कि मेहनत के साथ वही दिन अवश्य आएगा। तालाब खोदने के बाद उन्होंने जाल से पकड़ी गई मछलियों को मारना बंद कर दिया। अब वे बास्केट का उपयोग करके तालाब से मछलियां निकालते थे और फिर उन्हें बीस्ट हाइड बैग में डालकर तालाब में वापस छोड़ देते थे। कुछ दिनों बाद नया खोदा गया तालाब अब खाली नहीं रहा, बल्कि मछलियों से भरा हुआ था जो चारों ओर तैर रही थी। लेकिन जल्द ही उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। मांसाहारी मछलियां अक्सर शाकाहारी मछलियों को काटने लगी, यहाँ तक कि बड़ी शाकाहारी मछलियां भी अक्सर घायल या मारी जाती थी। बेबस होकर जियांग शुआन को तालाब को खाली करना पड़ा और बीच में एक और तटबंध बनाना पड़ा ताकि मांसाहारी और शाकाहारी मछलियों को अलग किया जा सके। हालांकि मांसाहारी मछलियां अब भी एक दूसरे को काटती रहीं, लेकिन कम से कम शाकाहारी मछलियां जीवित रह सकीं और उन्हें केवल रोजाना कुछ जलीय पौधे फेंकने की आवश्यकता थी। तालाब के किनारे खड़े होकर जियांग शुआन और उसके साथी एक नई दुनिया की कल्पना कर रहे थे। पानी की लहरों में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी और सूर्य की किरणें पानी पर चमक रही थी, जैसे कोई अनमोल रत्न हो। नानशिंग की आंखों में चमक थी और उसने फिर से पूछा, क्या सच में हमें कभी भी भूख नहीं लगेगी? जियांग शुआन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हाँ, मेहनत का फल मीठा होता है। उसके शब्दों में एक गहराई थी जो सभी के दिलों में एक नई आशा भर रही थी। जैसे जैसे तालाब में पानी भरता गया, उनकी हंसी और बातचीत की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। गौ तेंग ने मछलियों के बारे में मजाक करते हुए कहा, अगर हमें इतनी मछलियां मिलेंगी तो हमें मछली पकाने की प्रतियोगिता करनी चाहिए। सभी ने हंसते हुए सहमति जताई। शीशाओ ने गंभीरता से कहा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मछलियां सुरक्षित रहें। जियांग शुआन ने उसकी बात को ध्यान से सुना और सोचा कि कैसे वे तालाब की देखभाल कर सकते हैं। तालाब के चारों ओर की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य ने उन्हें एक अद्भुत ऊर्जा दी। वे सभी एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुराए, जैसे कि वे एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हों। कुछ दिनों बाद तालाब में मछलियों की भरमार हो गई। जियांग शुआन और उसके दोस्त बास्केट लेकर तालाब के किनारे खड़े थे। पानी में मछलियां तैर रही थीं और उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने बास्केट से मछलियां निकालने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने पहली मछली पकड़ी, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि तालाब में कुछ मांसाहारी मछलियां शाकाहारी मछलियों पर हमला कर रही थीं। यह दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जियांग शुआन ने तुरंत स्थिति को समझा और कहा, हमें कुछ करना होगा। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि अगर वे मांसाहारी मछलियों को अलग नहीं करेंगे तो शाकाहारी मछलियां जीवित नहीं रह पाएंगी। सभी ने सहमति जताई और वे तालाब के किनारे एकत्र हुए। जियांग शुआन ने अपनी योजना बताई, हमें तालाब को खाली करना होगा और बीच में एक तटबंध बनाना होगा। उसके शब्दों में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। उन्होंने मिलकर काम करने का निर्णय लिया और तालाब की स्थिति को सुधारने के लिए जुट गए। जियांग शुआन और उसके दोस्तों ने तालाब को खाली करने का काम शुरू किया। उन्होंने मिलकर मेहनत की, मिट्टी को हटाते हुए और पानी को बाहर निकालते हुए। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन सभी ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे पानी बाहर निकलता गया, तालाब का आकार बदलता गया। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों को निर्देशित किया, यहाँ से मिट्टी को हटाओ और वहाँ से पानी निकालो। उनकी मेहनत के बीच तालाब के किनारे पर खड़े पेड़ और झाड़ियां उन्हें उत्साहित कर रही थी। जब उन्होंने तालाब को पूरी तरह से खाली किया तो उन्होंने देखा कि मछलियां अब सुरक्षित हैं। जियांग शुआन ने कहा, अब हम तटबंध बना सकते हैं। सभी ने मिलकर तटबंध बनाने का काम शुरू किया। मिट्टी और पत्थरों का उपयोग करते हुए उन्होंने एक मजबूत तटबंध बनाया। यह दृश्य एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। सभी के चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी। जब तटबंध बनकर तैयार हो गया तो जियांग शुआन ने संतोष की सांस ली। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा जो थके हुए लेकिन खुश थे। उन्होंने तालाब को फिर से भरने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उन्होंने मांसाहारी और शाकाहारी मछलियों को अलग करने का ध्यान रखा। जैसे ही उन्होंने तालाब में पानी डालना शुरू किया, सभी ने एक नई उम्मीद के साथ देखा। पानी धीरे धीरे भरने लगा और मछलियां फिर से तैरने लगी। जियांग शुआन ने कहा, अब हमें केवल कुछ जलीय पौधे डालने हैं ताकि शाकाहारी मछलियां सुरक्षित रहें। सभी ने सहमति जताई और जलीय पौधों को तालाब में डालना शुरू किया। जैसे जैसे पौधे पानी में फैलने लगे, तालाब का दृश्य और भी खूबसूरत हो गया। सभी के चेहरे पर खुशी और संतोष था और उन्होंने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। यह एक नई शुरुआत थी जहां उन्होंने एक साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और एक नई आशा की किरण देखी।